नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल और इस वक्त आप देखिए किस तरह से इसी पर चर्चा होगी। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल, मेरे साथ है मेरे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार। और लगातार आप देखिए आज बजट जिस तरह से पेश किया गया, लेकिन बड़ी अपडेट के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और आम बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। आम बजट 2025-26 में आप देखिए किस तरह से बड़ा ऐलान किया गया। बिल्कुल 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई इनकम स्लैब में बदलाव लाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मिडिल क्लास लंबे समय से ये डिमांड कर रही थी और पिछले हर एक बजट में मिडिल क्लास अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती थी, लेकिन इस वक्त उनको लगता है कि सरकार ने कुछ भरपाई की है किसी हद तक। तो इस बजट से मिडिल क्लास काफी हद तक खुश नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से आम बजट पेश किया गया। 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। देश की खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र यहां पर आगे बनाने की पहल जो है वो की जाएगी। सभी सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड जो कनेक्टिविटी है वो की जाएगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ आगे काम किया जाएगा। गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयां उन्हें ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला लिया गया। सीतारमण ने यहाँ बजट जब पेश किया है तो मधुबनी साड़ी को भी आपने देखा किस तरह से चुना, लेकिन उस बीच में मध्यम वर्ग की अगर हम बात करते हैं, वहां पर आप देखिए 13 बड़े ऐलान किस तरह से किए गए। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख कर दी गई है। बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट यहां पर डबल की गई और उसके साथ साथ टीडीएस की सीमा को 10 लाख रुपए तक कर दिया गया। 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भी यहां पर भर सकेंगे। विनोद जी, चलिए जो हमारे मेहमान उनको बताता चलूं कि 37 लाख दिल्ली में टैक्स पेयर है और 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान भी होना है। यानी एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं। विनोद जी, कुछ खास तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। 2019 में आपने देखा किस तरह से बजट पेश हुआ, फिर 20 की तस्वीरें आपके सामने हैं, 21 की भी तस्वीर आपके सामने, 22 की, 23 की, 24 की और उसके साथ ही बड़ी तस्वीर आप 2025 की देख रहे हैं, क्योंकि सरकार इस वक्त अपना 3.0 बजट लेकर सामने आई है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मोटा मोटा आंकलन आपको बताते चले कि बजट क्या होता है। एक महिला अब जब अपने किचन का बजट बनाती है तो उसको कितनी परेशानी होती है। तो ये देश के लिए बजट बनाना है और महिला ही वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अपना बजट पेश किया है। 50.65 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है और पिछले साल के मुकाबले में 47.16 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। कैपेक्स, बार बार मैं बात करता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें इजाफा होना चाहिए, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में मात्र 11.21 लाख करोड़ रुपए ही खर्च होगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप देखिए 50.65 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें से मात्र 11.21 लाख करोड़ ही हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कैपेक्स में खर्च कर पा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने आज क्या कुछ कहा, क्या कुछ हाइलाइट्स थी, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे दर्शकों। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime, this limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates. चलिए तो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि किस तरह का फायदा आज देश की जनता को रहा। देखिए मध्यम वर्ग के लिए 13 बड़े ऐलान कर दिए गए।
बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट यहां पर डबल कर दी गई है और साथ ही साथ टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। 4 साल तक यहां आप देखिए अपडेटेड आईटीआर आप भर सकेंगे और किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट यहां 6 लाख रुपए कर दी गई है और मोबाइल फोन और ई कार यहां सस्ती होगी। ईवी और मोबाइल की जो लिथियम आयन बैटरी है वो सस्ती होगी और एलईडी एलसीडी टीवी यहां पर सस्ते कर दिए गए। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 कर दी गई। बिल्कुल, देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। उस इनकम टैक्स बिल में स्लैब में कुछ तरह की चेंज नहीं होगी, लेकिन एक बिल की जरूरत थी। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्रों के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना बनाई गई है। यानी नक्सल में एक प्रयत्न किया गया है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको राहत दी जाए, जो लंबे समय से पिछले कई बजटों से नाराज होते नजर आ रहे थे। तो फिलहाल जी डिस्कशन शुरू करनी चाहिए। कराना जरूर जी, शुरुआत मैं करूंगा गोपाल पार्थसारथी जी। गोपाल जी, सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाते हैं तो इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोग क्या कम नहीं हो जाते हैं? और हमारी ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स पे करें, क्योंकि इनकम टैक्स से ही हम अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या राय है आपकी? देखिए, जो इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने का जहां तक ताल्लुक है, मुझे ये लगता है कि जब भी इनकम टैक्स स्लैब बढ़ती है, ये जरूरी नहीं है कि टैक्स पेयर्स कम हो जाए, क्योंकि बेसिक पर्पस ये गवर्नमेंट का होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कि टैक्स नेट बड़ा होना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, आप उनके ऊपर टैक्स बढ़ाते जाएंगे, उससे बेहतर है कि उनका टैक्स कम करिए और से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए कि वो खुद आए, वॉलंटियरली अब वो टैक्स दें। और अगर आप देखेंगे कि जो टैक्स कलेक्शन के जो फिगर्स हैं जी, वो चाहे इन्होंने 12 लाख तक का टैक्स कम कर मींस जीरो कर दिया है, लेकिन जो इनका जो प्रोजेक्टेड इनकम टैक्स जो इनकी कलेक्शंस जो इन्होंने दिखाई हैं वो पिछली बार से कहीं ज्यादा है जी। उसका मतलब साफ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हमारा टैक्स नेट भी बढ़ेगा और जो वॉलंटरली लोग टैक्स दे रहे हैं वो और खुलकर सामने आएंगे और देश की तरक्की के लिए वो टैक्स देंगे। चलिए अभिजीत जी, आपकी सरकार का बजट है, स्वाभाविक सी बात है आप जमकर तारीफ करेंगे, कसीदे पढ़ेंगे, कुछ अच्छा बता दीजिए क्या है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी। देखिए, कसीदे पढ़ने के लिए या तारीफ करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब वो बेचारे क्या कसीदे पढ़ेंगे जिनके दौर के अंदर हिंदुस्तान जो है, जब पूरी दुनिया ग्रो कर रही थी तो हिंदुस्तान डिग्रो कर रहा था। वो 10 साल अगर आपको याद हो गए यूपीए 1 यूपीए 2 के, तो वो चाहकर भी इस देश में कभी उस बजट या किसी चीज़ को लेकर तारीफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का सोना तो उस समय बाहर गिरवी रख दिया गया था और बैंकों के नाम पर कुछ चलता था तो केवल ब्लड बैंक चलते थे। तो आज आप समझ सकते हैं कि आज जो कुछ किया गया, और आपके सामने ये बात ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में आकर ये हिंदुस्तान का मीडिया ही इसकी तारीफ कर रहा है। जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स की, तो जितनी इकोनॉमिकल फोरम्स हैं सबके अंदर ये चीज़ देखी गई है कि हिंदुस्तान को अगली मार्केट देखा जा रहा है, जो आने वाले टाइम की वर्ल्ड रिक्वायरमेंट है। भले वो स्किल की रिक्वायरमेंट है, भले वो आने वाले टाइम में एआई की रिक्वायरमेंट है, इसको जो दुनिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी इसको पूरा अगर कोई करेगा तो हिंदुस्तान पूरी करेगा। क्योंकि आपके पास पिछले 10-11 साल से एक ऐसी दृढ़ निश्चय वाली सरकार है जो भारत को दिन ब दिन आगे लेकर जा रही है। तभी 11वें नंबर के स्थान से जब आप 5वें नंबर के स्थान पर पहुंचते हैं तो उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, और सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन फ्री सरकार आपको चाहिए होती है, जो सारे के सारे मापदंड भारतीय जनता पार्टी जो है। चलिए अभिजीत जी, एक छोटी सी बात, यहाँ सारे बुद्धिजीवी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। अब पॉपकॉर्न का बड़ा वीडियो वायरल हो रहा था, खाली पॉपकॉर्न पे इतना जीएसटी, और थोड़ा सा उस पर शहद लगा दिया जाए, मीठा लगा दिया तो 18 से 28%। देखिए विनोद जी, निर्मला सीतारमण के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा था। आपने शायद मेरा वीडियो नहीं देखा होगा जो थोड़े दिन पहले, और अभी भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आया हूं जिसमें कुछ पॉपकॉर्न मंत्री भी हैं जो बिना बात के उछलते रहते हैं, उनके ऊपर भी मैंने पॉपकॉर्न का बात किया था। अब उन मंत्रियों के ऊपर कितना जीएसटी लगा है वो तो उम्र सरकार बता सकती है। लेकिन बात कर लेते हैं। लेकिन बात ये आती है कि मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप देखें, क्योंकि जो बात की गई, जो वादा लोगों से किया गया था, पर्टिकुलरली मुझे लगता है मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास किसी भी देश की जो है वो आगे तय करती है कि देश आपका किस ओर जा रहा है। और 2047 में जो विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं उसमें मिडिल क्लास का एक अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आज जिस तरह की छूट दी गई है, खासकर 12 लाख की जो स्लैब लाई गई है, इसमें मुझे लगता है मिडिल क्लास का सबसे बड़ा इसमें बेहतरी होगी और उनको इसका फायदा होगा। यही नहीं, युवाओं के ऊपर इस बजट का फोकस है और फार्मर किसानों के ऊपर इस बजट का फोकस है। और अभिजीत जी,
माइक जरा जगदीप जी को दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पक्ष जानना जरूरी है, क्योंकि ऑपोजिशन आज इस बजट को कैसे देख रही है वो समझ लेते हैं, क्योंकि सरकार तो अपनी जीडीपी ग्रोथ भी सामने रख रही है, वृद्धि दर तो सामने रखा ही है। देखिए किस तरह से इस बजट को देखते हैं जगदीप जी। जगदीप जी, ये ब्लड बैंक की बात कर रहे थे जनाब, आपके जमाने में खाली ब्लड बैंक ही चला करते थे। बड़ा तंज कसा है और ढंग से कसा है, कमाल का। आशा जी और विनोद जी, आप दोनों का धन्यवाद। इससे ज़्यादा कुछ तवक्को थी भी नहीं। दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का हवाला देते हुए इन्होंने जिस दौर की बात की, मुझे नहीं लगता कि एक आम भारतीय जिसे थोड़ी बहुत जागरूकता या समझ होगी उसे बताने की ज़रूरत है कि उनके दौर में 8 से 9% का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो वर्ल्ड का दूसरे नंबर का ग्रोथ रेट था। तो मुद्दे पर आते हैं। दरअसल आज से 4-5 दिन पहले जो मैं समझ पाया हूँ, इस देश के तमाम बड़े चैनल्स जो थे वो मिडिल क्लास का गाना जो है खूब जमकर बजा रहे थे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मिडिल क्लास है क्या। किस मिडिल क्लास की बात करते हुए अब भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता पूरे देश में जमकर कसीदे पड़ेंगे, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि जिस मिडिल क्लास का ये हवाला दे रहे हैं वो बामुश्किल इस देश के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं तो $2 से $4 पर कैपिटा इनकम वाले जो लोग हैं वो 75% है। और ये मैं ग्लोबल इंडेक्स आपको बता रहा हूं। तो उन 75% को जब आप मिडिल क्लास से निकालेंगे तो आप उन्हीं मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं जिनकी सैलरीज लाखों में। लेकिन एक जो एवरेज औसतन लोअर मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है उसके प्रति क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। दरअसल यही जुलाई 2024 में हुआ और आज भी यही सबसे बड़ी दिक्कत जो इस बजट में मैं देख पा रहा हूं। सैलरी पे डायरेक्ट टैक्स जो है वो 30% है। अगर जो रिमेनिंग अमाउंट पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्लो प्रॉफिट पे आपको 12.5% देना है और फास्ट प्रॉफिट पे आपको 20% देना है। और अगर कोई नुकसान होता है तो वो आपका अपना है। मैं 1 मिनट और लेके विनोद जी बात पूरी कर दूं। 18% ये फैंसी आइटम्स पे ले रहे हैं, बेसिक आइटम पर 12% है और 28% लग्जरी पर है। लेकिन जो कैपिटल गेन टैक्स है, प्लीज माइंड इट, यहाँ पर सारे बुद्धिजीवी और सगेशियस पीपल बैठे हुए हैं, तो मैं बता दूं कि अगर आप कोई सेल परचेज करते हैं किसी जमीन की, किसी मकान की, तो शॉर्ट टर्म में जो 5 से 15% था उसको ये STCG को 20% ले गए हैं और लॉन्ग टर्म में 12.5 को 10% से 12.5 पे ले गए हैं। इसी तरीके से आप देखें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, और उसमें खास तौर से सिक्योरिटीज और ऑप्शंस में आप जाएंगे तो 0.0125% जो है 0.02% पे है। तो मैं सिर्फ इतना कह के बात पूरी करूंगा। आशा जी आधा मिनट और, कि बराए मेहरबानी जब आप मिडिल क्लास की बात करें तो बात करें एक कुसाम आदमी की जो आज नौकरी से परेशान है, हलकान है और नहीं समझ पा रहा है कि वो किस तरीके से सरवाइव करे। ये चलिए हम चरणबद्ध तरीके से टेबल टू टेबल आते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे वीरेंद्र सोनू जी रह गए हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले यार हुआ। वीरेंद्र जी, आप इस बजट का आकलन कैसे करते हैं? देखिए ऐसे है विनोद जी, पिछले 1 महीने से पूरा देश जो था ये देख रहा था कि बजट पेश होने वाला है। मोदी 3 गवर्नमेंट का पहला बजट है, तो पता नहीं क्या होने वाला है। सबकी अपेक्षाएं थी, खासतौर नौजवान की और किसान की अपेक्षाएं थी। लेकिन आज सुबह मैं भी बड़ा आसवन था, भी देखिए क्या होता है। तो जब जो सामने आया वो आपके सामने है। यहाँ बात मिडिल क्लास की चली, जगदीप जी ने उसके ऊपर पूरा कह दिया। अब मैं पूछता हूँ, इस बजट में 2 फिरकों के लिए बड़ी उम्मीद थी, एक किसान और दूसरा नौजवान। अब उनके लिए देखिए इस बजट में क्या है। किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड 3 से 5 लाख का हो गया, कर्ज। नौजवान के लिए स्टार्टअप शुरू करना है, कर्ज। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके पास कौन सी स्कीम थी कि आपने किसान की आयु दुगनी करनी थी ना? आप तो कर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना। किसान की आयु कहां, मतलब आय कहां गई? आय मतलब बताइए, आपने तो किसान की इनकम डबल करनी थी ना, तो आप तो कर्जा डबल कर रहे हैं। तो किसान पहले रो क्या रहा है? मुझे बताइए किसान की मुश्किलात क्या है? वो कहता है कि पूंजीपतियों के जो लोन है वो माफ होते हैं। मैं अगर भैंस खरीदता हूँ वो मर जाती है, मेरा नुकसान होता है वो माफ नहीं होता। आज आपने 3 से 5 लाख की तरफ गए हैं और कर्जे में लेकर गए हमारे साथ। और किसान मैं बता रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी बात रहेगी। फिर आपने नौजवान के लिए ये जो बातें कागजों पर करते हैं ना, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए स्टार्टअप में पिछले साल कितने नौजवानों को बैंकों ने लोन दिया है? ये आप बात समझिए। वहां पर तो आप मुझे बताइए ना कि हुआ क्या है। ये तो ठीक है, कागजों में आ गया जी हम इतने करोड़ कर देंगे, क्या वाकया में आम नौजवान को लोन वो मिल चुका?
क्या वाकया में किसान की आय डबल होगी? वसंत और सैनी तीसरी जी, बात, जहां तक जम्मू 80 कश्मीर का सीट मसला पर है, सरकार ने, हाँ ठीक है, मैं माइक दे एक मिनट दीजिए। जम्मू कश्मीर की बात कर लूं, फिर आप जिसको मर्जी टाइम दे दें। जम्मू कश्मीर का बजट आना अभी बाकी सुनिए, है। आ गया। हाँ, अभी अपना भी आना है। 41,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को उन्होंने किया है सैंक्शन। तो पिछले साल 42,227 करोड़ था, 1227 करोड़ का डाका तो साल में ही हो गया, रिड्यूस कर दिया गया। आप क्या जम्मू कश्मीर के आगे अब लेके नेशनल जाएंगे? कॉन्फ्रेंस तो भी ये तो अपना चीजें हैं बजट तीन लेके आएगी। जो मैं समझ सका हूं। हाँ ठीक है, ये टेबल चलिए पर सैनी माइक पास कर साहब, दीजिए। बसंत सैनी बसंत जी, आशा ने आपसे सवाल पूछा है, ये किस्सा 80 सीट पर पहले भी बात हो रही थी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें एक बॉर्डर के किसान को जो मौका दिया। जी। मैं जहाँ सुन रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो इंटरनेशनल लेवल बहुत दूर पहुँच गई है, लेकिन मैं जमन से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो हमारा जम्मू कश्मीर है इसमें कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या डेवलप हुआ है अभी तक? जहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक ब्रीड सीड होता है पोटैटो का, वो भी जब बाहर से मंगवाते हैं, दुख की बात है। हिमाचल में आज से 60 साल पहले जो लैब बनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक भी लैब नहीं इसके लिए नहीं है, सारा जो बाहर से मंगवाते हैं। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनका कहाँ नाम है? 80% हम शेयर दे रहे हैं कंट्री को, हम काम कर रहे हैं कंट्री के लिए। आज से 1 महीना पहले क्या हुआ विनोद जी, हमारे एरिया में 2000 कनेक्शन इन्होंने काट दिए। कनेक्शन नहीं काटे इन्होंने, पीछे से वो ट्रांसफर ही काट दिए। तो हमारा किसान है वो परेशान हो गया, उनको बूंद पानी नहीं मिल रहा था, जबकि गंदम को पानी की सख्त जरूरत थी। तब हमने रिक्वेस्ट करके हर अथॉरिटी को, मैं उमर साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रेशर किया, उन्होंने कहा मैं 2 महीने का समय दूं, लेकिन ये हल नहीं है सर। बसंत जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बशीर साहब खड़े हैं इसलिए उमर साहब का नहीं, वो मैं उमर साहब की तारीफ का कारण ये तो नहीं है कि बशीर साहब आपके साथ बिल्कुल बैठे हैं। और मैं जहां से बोलना चाहता हूं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर स्टेट है इसमें 5 सेक्टर हैं जो हमारे इरिगेशन दे रहे हैं हमको। रणवीर कनाल, प्रताप कनाल, ट्यूबल इरिगेशन और एक कनाल कश्मीर में है जी सर। 1,13,43 एकड़ जो एरिया है इसका वर्ग एरिया है किलोमीटर में, वहां पानी नहीं मिलता है। जहां आज तक सिर्फ 25% इंप्रूवमेंट हुई है इसकी। आज से 30 साल पहले भी वही एरिया है और आज ही वही एरिया है। इन्होंने उसके हेल्प के लिए हमारे बॉर्डर पे 100 ट्यूबवेल का है इरिगेशन का। मैं जहां चैलेंज करता हूं मेरे साथ चलें, एक नहीं चल रहा है जी सर। कहां बजट, कहां किसानों के लिए? और अब जो किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर काम किया गया, मैडम जी वो तो उधार है ना, वो उधार दे रहे हैं, वो तो वापस करना हमने, वो तो वापस करना ना। हाँ, कुछ मैं इस पे अप्रिशिएट भी करता हूँ। जो बशीर साहब से जानना चाहते हैं, बशीर साहब, आपकी चिंताएं, आपकी माथे की लकीरें और भी गहरी हो गई होंगी, क्योंकि अब तो बजट आपको भी पेश करना है और आपने जो मैनिफेस्टो में कहा है उन वादों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर झांकना पड़ेगा दूरबीन लेकर के। विनोद जी और आशा सरमाल जी, आपने हमें मौका दिया बजट पे कहने का। बजट पेश हुआ, अभी इस पर पार्लियामेंट में बहस होना है। कांग्रेस ने भी अपना पक्ष दे दिया, बीजेपी ने भी अपनी तारीफ की। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ अरसे से कहा जा रहा है कि मुल्क के ऊपर 1,73,000 करोड़ का कर्जा है। यह आम आदमी की समझ में नहीं आएगा। ये हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो शायद समझते हैं, इंटेलेक्चुअल भी समझते हैं। 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। गोपाल पार्थसारथी जी, इस साल बजट में आप कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ मैं गोपाल जी से बात करना चाह रहा हूं। इस वक्त हम इंटरेस्ट पेमेंट पे, ब्याज पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 11.37 लाख करोड़ रुपया हमने इस साल बतौर ब्याज देना है। ब्याज जी कंटिन्यू कीजिए। मैंने इसीलिए कहा कि 1,73,000 करोड़ का कर्जा है मुल्क के ऊपर, और 2014 में जो बताया गया कि उस वक्त शायद 50-55 लाख करोड़ ही था। चिंता का विषय यह है कि जो नौजवान है वो इंतज़ार कर रहा है कि मेरे लिए क्या है। चिंता का विषय यह भी है कि मुलाजम इंतज़ार करता है कि 8th फाइनेंस कमीशन क्या दे रहा है। मेरा सवाल यह है कि जो ना मुलाजम है, ना वो क्या नाम है मध्य वर्ग है,
एक आदमी जो बेचारा सुबह कमाता है शाम को खाता है, उसके लिए हमने क्या रखा है? मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि ये जो लेबर क्लास है, अगर वह बीमार हो जाए, अगर उसका कोई अंग कट जाए, उसको फिर उम्मीद नहीं होती है साहब कि आपने कमाल नहीं किया है, 700-700 रुपए में डेली वेजर लगा दिए हैं आप। डेली देखिए ना, वेजर- 65,000 डेली वेजर लगाए हैं मैं आपकी सरकार की हुकूमत में हुआ है। मैं आपने आपको भी तो बताऊं, कमाल किया है, हमने बेकार नहीं वाकई किया। मिराकल। अच्छा, हमें 700 फख्र में है। आपने बेकार नहीं किया तो क्या इस पर किया? जवाब हमें- अगर विनोद हमें जी हम फख्र है- अभिजीत से लेंगे तो हमें ज्यादा फख्र है बेहतर रहेगा। कि हमने डेली वेजर लगाए, और हमें यह भी फख्र है कि 2014 में हमने फैसला लेना था और वो किसी वजह से नहीं ले पाए। वो वजह और भी 10 बता साल दूं, वजह बता दूं आपको? नहीं, एक बार सुन लीजिए, नहीं, जो भी बता वजह हो देता हूं, सकती है। अब इस बता वक्त- देता हूं। चलो बता दीजिए। चलिए, आपके पास 5.25 लाख मुलाजिम थे, इनकी संख्या 50,000 जी। थी। आपने 58 से 60 कर दिए उनकी रिटायरमेंट की एज। 4.5 लाख मुलाजिमों का वोट आपने लिया। जी। वजह ये थी, आपको डेली वेजर के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। ऐसा अगर होता तो जो लोग डेली वेजर्स के साथ खड़े होके 2014 में कहते थे कि जनाब हम तो कर लेंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? जी, हम जो आज बात कर रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर के बजट के ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जब अब गवर्नमेंट तो, थी, अब तो वशीम एक मिनट, की जंग ही छिड़ गई ना। अब तो जवाब एक मिनट, अभिजीत जी से भी लेना जरूरी मैं है। अब एक मिनट सुन लीजिए, आप चूंकि सवाल का जवाब दे रहा हूँ, हाँ इसमें बिल्कुल तो- बिल्कुल, डेफिनेटली आप दीजिए। मैंने आपसे दो चीजें कहा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से अभी हमें बजट पेश करना है, और आपने कहा हम कमिटेड हैं, जो मैनिफेस्टो हमने दिया है उस मैनिफेस्टो को हम पूरा करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, सारे सुनने वाले सुने। जी कैसे करना होगा उसका मेजर भी, उसका तरीका भी निकालेंगे। जी। मगर मैं आपको बताता हूँ, 2014 में जिस वक्त हुकूमत हमसे चली गई, उस वक्त 8,700 करोड़ या 800 करोड़ रुपए का टोटल बजट था जम्मू कश्मीर लद्दाख का। जी, एलजी साहब को पिछले साल का जो बजट था वो 1,18,500 करोड़ के करीब था लगभग। जी, और सिर्फ जम्मू और कश्मीर को वो मैनेज किया उन्होंने। हम ये तवक्का रखते हैं कि मौजूदा हालात में जो प्राइस राइज है वो आसमान को छू रही है, जी। उसके हवाले से और असेंशियल कम्युनिटीज के हवाले से, जी। लोगों को सहूलियत देने के हवाले से सोचना पड़ेगा। और मैं उस क्लास की बात कर रहा हूं जो क्लास इस वक्त बेकार फिर रही है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं, उसके लिए क्या है? अभिजीत चलिए, जी चलिए। एक जवाब विनोद जी। अभिजीत जी 2014 की उन्होंने बात कही कि 2014 में जो लोग खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते थे उनकी तरफ से भी कोई काम नहीं किया गया, फिर इस तरफ बढ़ जाते हैं। नहीं, हाँ चलिए अभिजीत जी, एक मिनट में दीजिए जवाब। नहीं, मैंने सवाल नहीं आपका सुना। क्या बोला? सवाल सिंपल है, डेली वेजर्स को लेकर ही मुद्दा सिंपल उठा है। सवाल है, आसान सवाल 2014 है। की बात डेली कर रहे वेजर के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं, खासकर क्योंकि बड़ा अच्छा विनोद जी ने कहा कि 700-700 रुपये, 700-700 रुपये की बात ही नहीं है विनोद जी, क्योंकि काफ़ी सारे डेली वेजर्स मेरे भी संपर्क में हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात सिर्फ 1 या 2 साल की होती तो ठीक था। 20-25 साल तक जब इन्होंने डेली वेजरों का खून चूसने का काम किया विनोद जी, छोटी मोटी बात नहीं है। 700 रुपये पे आपने उनसे नौकरी करवाई है, बेचारे 50-50 रुपए की दवाई के लिए अपने बच्चों के लिए लोगों से उधार मांगा करते थे। आज इनको डेली वेजर्स का अचानक से बड़ा दर्द महसूस हो गया। रही बात जहाँ तक हमारी बात, अगर आपको याद होगा, स्वर्गीय हमारे जो देवेंद्र राणा जी, जो अब हमारे बीच में मध्य में नहीं है, उन्होंने ये बात कही थी उससे पहले ही कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। इनसे जरा पूछें, आप 1 लाख की नौकरियों की बात कर रहे हैं, 12 सिलेंडरों की बात कर रहे हैं, मुफ्त 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा वादा है जो आपने निभाया है? और आपका तो हमारे को जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो कहां पर, अगर आपका पुराना सारा रिकॉर्ड देखते, डेली वेजर समस्या आपकी कहावत ना नोमन तेल होगा, ना मीरा नाचेगी, ना आप अपने बूते पे जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकते हैं। जो बनी भी थी पीडीपी के टाइम, उस वक्त भी आप कोई इनिशिएटिव लेते तो आपको ये 75,000 या 65,000 लोग दुआ देते, मन से दुआ देते, आप विनोद जी और आपकी कैसे- सरकार भी बन जाती। अरे विनोद जी, आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार नहीं बना सकते? भाई साहब, मैं आपको बताता हूं
कि अगर आप पूरा आंकड़ा निकाल कर देखेंगे तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1.5 लाख वोट हमने ज्यादा लिए हैं। ये तो 51-52 से हमारे साथ ये नाइंसाफी करते आए हैं। अगर इन्होंने 51-52 में हमारे हिस्से की हमारे को सीटें दी होती, 1.5 लाख जम्मू की पॉपुलेशन ज्यादा थी कश्मीर से, 1.5 दर्जन सीटें आपने ज्यादा वहां पर थी। आज भी अगर आप देखें तो हमारी सीटें ज्यादा बनती थी और 1.5 लाख वोट ज्यादा लेने के बाद आज अगर हमारे साथ इंसाफ होगा तो सरकार हमारी होगी। बाकी घबराए नहीं, आने वाले समय में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। इनके वादे भी देख रहे हैं, हमारे भी देखेंगे। ललित जी के पास जाएंगे। पहले अक्षय जी आपसे जानना चाहते हैं कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बेरोजगारी और युवाओं पर कोई ध्यान इस बजट, आप भी यंग हैं। बिल्कुल, विपक्ष तो आरोप लगाता रहेगा, पर पिछली बार से ज़्यादा इस बार युवाओं के ऊपर फोकस किया गया है और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है। यूथ के लिए जो है स्पेशली जो है रिसर्चर्स जो है उनको निगलेक्ट किया जाता था, पर इस बार रिसर्च के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये वेलकमिंग स्टेप्स भी है। क्रिटिसिज्म तो चलता रहेगा, परंतु पॉजिटिव क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। और स्किल की बात अगर हम करें तो स्टार्टअप्स के ऊपर, जैसे भी भाई साहब ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जो है, स्टार्टअप के माध्यम से कितना रोज़गार मिला है, तो इसका एग्जाम्पल आपको भदरवा से लेकर के कठुआ तक मिलेगा। फिर और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर की ही मैं बात कर रही हूँ कि कठुआ के युवा जो है वो अभी स्टार्टअप के माध्यम से जो है अपना बिजनेस खड़ा कर चुके हैं और अच्छा उसमें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप को प्रमोट करना गवर्नमेंट की स्टार्टिंग से पॉलिसी रही है। और युवा को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए जो एक कोशिश सरकार ने की है वो वेलकमिंग भी है। और किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप के आप साथ बड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि रिसर्च वर्क पर बड़ा फोकस किया है इस बजट में, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमने देखा है कि रिसर्च वर्क जो होता है वो सेंट्रल लाइब्रेरी में, आपकी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आपकी यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा रिसर्च जो फील्ड तक गया हो वो बता सकते हैं आप? बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। अनफॉर्चुनेट इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने कभी आज से पहले रिसर्च के ऊपर इतना फोकस ही नहीं किया। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो है एक प्रयास जो है उसकी शुरुआत की है। और किस प्रकार से हमने देखा है कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी रिसर्च वर्क इतना प्रायोरिटाइज नहीं है। और वो डिपेंड करता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार उसके ऊपर किस प्रकार से काम करेगी, किस प्रकार से जम्मू कल मैं इकोनॉमिक्स से बात कर रही थी और मैंने कुछ डिटेल उनके साथ साझा किया। वो कह रहे थे कि डिटेल सिर्फ कागजों में ही है, ग्राउंड पर नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में वो सिर्फ कागजों में ही है या एज अ यूथ आप अपनी राय भी रखती है कि नहीं वाकई में ऐसा हुआ है? 10.2% पर बेरोजगारी दर आ गई, लेकिन 2017 सितंबर 2024 के बीच का आंकड़ा 4.7 करोड़ से ज्यादा था। जो युवा वर्ग, अगर हम एज ग्रुप को लेते हैं तो 8 से 28 वर्ष ईपीएफओ जो है इसमें शामिल हुआ। अब यहाँ युवाओं की जो रोजगार की दर थी इन 7 वर्षों में 31.4% की वृद्धि से हुई है आगे। लेकिन इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्री जानकार ये कहते हैं कि ये महज सिर्फ रिपोर्ट आपकी कागज तक है। 17-18 से 17.8%, लेकिन 23 और 24 में 10.2% पर। आपका क्या तर्क है? बिल्कुल, अगर हम रोजगार की बात करते हैं या हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ी नहीं है, परंतु हाँ उसकी जो स्पीड है, जिस दर से वो बढ़नी चाहिए थी एम्प्लॉयमेंट रेट, वो नहीं बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये एक डिसअपॉइंटिंग पार्ट है, पर वेलकमिंग है, इस बार बहुत कुछ मिला है। ललित जी फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के चीफ हैं और आप इस बजट को जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? और खासतौर पर जम्मू प्रोविंस की बात करता हूँ, इंडस्ट्री तो जम्मू प्रोविंस में ही ज्यादा है। जी, सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का और ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जी का धन्यवाद करता हूं कि ये जो इस बजट में जो एमएसएमई को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई। हमारी कंट्री में एमएसएमई इज सेकंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। यहाँ पे इसमें 6.8 करोड़ जो हैं जो लोग इसमें अपना लगे हैं, और दैट इज, अगर उसको देखा जाए तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। अब अगर हम इसमें जाते हैं कि एमएसएमई के लिए इन्होंने जो क्रेडिट की लिमिट बढ़ाई है, क्रेडिट गारंटी में जो लिमिट थी हमारी, इन्होंने 10 करोड़ रुपए कर दिया 5 करोड़ से क्रेडिट गारंटी में कवर है गवर्नमेंट का। उसके साथ स्टार्टअप के लिए इसको भी उन्होंने कवर जो है जो 10 था वो उसको 20 करोड़ किया है। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए जो टर्नओवर की लिमिट थी वो पहले एक 10 करोड़ थी, कैटेगरी के लिए स्मॉल स्केल की 100 की है और
मीडियम स्केल की 500 की है। देखो इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमारे जो लोग, कई लोग ट्रेड में बेनिफिट नहीं ले पाते थे जी। ट्रेड में 250 करोड़ की लिमिट थी, उससे ऊपर वालों को बेनिफिट दिया जाता था, तो ट्रेड में उनको अब पार्टिसिपेट का मौका। लेकिन ललित जी, आज जिस तरह से बजट में सरकार ने एमएसएमई के लिए कवर को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ कर दिया, उसके अलावा स्टार्टअप्स का जो कवर था वो दोगुना होकर 20 करोड़ कर दिया, फिर फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने 4 लाख करोड़ से इस कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, 22 लाख नई नौकरियां पैदा करने के लिए भी बात कही जी। तो क्या ये सफिशिएंट नहीं मानते हैं? नहीं, देखो सफिशिएंट तो है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे भी हमारा एक पैकेज लाया 28,400 करोड़ का, उस पैकेज से ऐसा पैकेज आज तक हमारी कंट्री में किसी को नहीं दिया गया, किसी स्टेट को नहीं दिया गया। पर हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ पे जो है उसके लिए लोगों को इंडस्ट्री सेटअप करने के लैंड ही नहीं दी गई। दूसरी चीज क्या हुई, आज की डेट में क्या है कि हमारे नई इंडस्ट्री के लिए अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ के जो प्रपोजल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने पैकेज जो है 28,400 पे क्लोज कर दिया, और जबकि एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास 1,18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की आई हैं। आज जो लोग लाइन में लगे हैं उनको लैंड ही नहीं दी गई। तो इसके लिए तो मैं जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे लैंड अलॉटमेंट, लैंड डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ मैंने इस बार बड़ी एक नई चीज देखी है कि लैंड की डेवलपमेंट, पहले आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लिया, उसके बाद आप जी उनसे पेमेंट भी ले ली और लैंड आपके पास है नहीं। रतन गिल जी वो कह रहे हैं कि लैंड है नहीं, पेमेंट भी ले ली, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार बात करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम करेंगी, और कंस्ट्रक्शन कंपनीज अगर काम करती हैं तो रोजगार बढ़ जाएगा। प्लीज एक सवाल मैं भी रतन जी से जानना चाहूंगा। गिल साहब, आपने बहुत बसंत देखी है, मतलब कितने बजट कवर किए होंगे भगवान जाने, इस बजट का आंकलन कैसे करते हैं, इसको कैसे असेस करते हैं? धन्यवाद आपका जी। अभी ललित जी ने जो कहा मैं इनको पूरी सपोर्ट करता हूँ इस मामले में, इनके वर्षन को, कि लैंड आपके पास, आपने पहले लैंड आइडेंटिफाई नहीं की, अवेलेबिलिटी है नहीं, अगर है भी तो वहाँ रोड नहीं है। आपने ये भी कहा कि चलिए हम लैंड एरियाज या इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने में अगर हमें दिक्कत आती है तो आप प्राइवेट लैंड ले लीजिए, ये भी कहा जी। तो अगर प्राइवेट लैंड ले भी लेते हैं तो भैया वहां पर बिजली कौन पहुंचाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां रोड कहां पहुंचाई जाएगी, ये भी बात है। कहने का मतलब है कि मैं अभी अगर इस पर डिस्कस करूंगा तो शायद मैं अपने सब्जेक्ट से बाहर जाऊंगा, क्योंकि आप बजट, आज के जो बजट पर बात कर रहे हैं, तो मैंने जो बजट के जो आपने हाईलाइट मुझे प्रोवाइड किए मैंने देखे जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। माइक थोड़ा सा आगे रखिए प्लीज। हाँ, पॉजिटिव हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एमएसएमई को सपोर्ट किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, प्रपोजल हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नए यूनिट्स के लिए है। आप ये देखेंगे, मुझे मालूम नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, व्हाट अबाउट द सिकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट वाले लोग पहले से जी, सिकनेस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। आपने 47 से आज तक जो यूनिट लगे हैं, और हमारी स्टेट में जितनी भी इंडस्ट्री लगी है वो ऑलमोस्ट 90% सिक है, उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन किए गए हैं ओवरऑल। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या जो लोग ऑलरेडी परेशान है, जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए आपने क्या किया जी। जहां तक बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, एमएसएमई बहुत बड़ा साधन है रोजगार पैदा करने का। जो सरकार कह रही है, वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है, और इसके अलावा राज्यों को बिना ब्याज दर के ही यहाँ पर लोन जो है वो मिल जाएगा, जिसका दायरा अब 1.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया। मैडम जी, आपने जो बात कही ये कागजी कार्रवाई है, धरातल पर जाइए, धरातल पर जाइए, एमएसएमई हो जहाँ स्टार्टअप हो, आप पहले बैंक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आपको पैसे ही नहीं देते, चक्कर लगवाते हैं। आप उनको कहिए कि ये प्रधानमंत्री जी ने बोला होगा था जी, उन्हीं से लीजिए। आप जमीन पर आके देखिए, सवाल यानी मंशा आपकी क्या है। आपने अच्छे प्रपोजल लाए, वेलकम है, क्योंकि ये भी लाना हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी बात। चलिए, साथ में परमिंदर सेठी जी हैं, उद्यमी हैं। कहने का मतलब है कि आप
ऐसा मैकेनिज्म भी डेवलप करिए जिससे ये मॉनिटरिंग हो कि जो घोषणाएं आपने करी वो ग्राउंड पर कितनी इंप्लीमेंट हुई है और उसका इम्पैक्ट लोगों पर क्या है। टैक्स स्लैब से जो बदलाव आया, बड़ा बदलाव आया है। धन्यवाद सर जी। मैं भी यही चाहता था कि जहां से आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी वो टैक्स स्लैब वाली, तो चूंकि मैं भी उसी क्लास से आता हूं तो मैं पर्सनली और एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हुए ये जरूर बोलूंगा कि ये बहुत बड़ा वेलकम जेस्चर है जी। जैसा शुरुआत में उन्होंने बोला कि जो टैक्स पेयर्स की जो गिनती है वो बढ़ेगी, रेवेन्यू भी अच्छा कलेक्ट होगा, तो जितने भी यहाँ पे मेरे साथी बैठे हुए एक बात पे जरूर एग्री करेंगे। इससे पहले क्या होता था कि जब भी फरवरी या मार्च का महीना आता था, हम सब लोग सैलरी क्लास वाले ऐसे ऐसे एवेन्यूज लीगली ढूंढते थे कि हम अपने पैसे को कहाँ पे पार्क करें ताकि टैक्स में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हमें मिले। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो इस बात को इस वेलकम जेस्चर के बाद मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि होता क्या था, हम जो हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी होती थी हम उसको कर्टेल करते थे और अपने पैसे को कहीं ना कहीं पार करते थे। जब ये स्पेंडिंग कैपेसिटी हमारी हम बढ़ेगी और हम लोग वो पैसा मार्केट में खर्च करेंगे तो उसमें जो स्लगिश इकोनॉमी है, जो सर्कुलेशन ऑफ द मनी है, इट विल डेफिनेटली गेट इट। लेकिन परविंदर जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी। आज सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया उसमें उन्होंने कहा कि 12 लाख तक जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो लिखित में आया है फिर बात वही आ जाती है जिस तरह से रतन जी भी कह रहे थे। लिखित में ये आया है कि पुरानी जो हमारी टैक्स स्लैब थी वो 10% पर थी, 7 लाख से 10 लाख तक। उसके बाद 10 लाख से 12 लाख तक आपको 15% टैक्स देना है। लेकिन आज जो वित्त मंत्री ने कहा है, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स जो हैं कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन 8 से 12 लाख तक आपको 10% का टैक्स देना है और 12 से 16 लाख तक आपको 15%। ये टेक्निकली चीजें समझना जरूरी है। प्लीज माइक पास कर दीजिएगा क्योंकि सीए इस पर बहुत अच्छे से बोल सकता है। ये समझना जरूरी है कि फ्लक्चुएशन कहाँ है, टैक्स देना है या नहीं देना है। 12 लाख रुपए तक हमारा कोई टैक्स नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन 12 लाख या 75,000 से ऊपर जब हमारी स्लैब जाती है तो हम लोग उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जहां पे हमें टैक्स देना है। अब सरकार ने ये भी नहीं किया कि हम पे वहां पे बिल्कुल 30% या 35% टैक्स लगा दिया। जब हम उस स्लैब को क्रॉस करते हैं तो जो हम पे टैक्स अप्लाई किया जाएगा वो इन स्लैब्स के तहत अप्लाई किया जाएगा, यानी कि पहले 4 लाख पहले नीरज जैसे 200 यूनिट बिजली माफ होती है तो 201 उसमें भी एकदम से झटका नहीं करा, धीरे धीरे समझना जरूरी है, टेक्निकली समझना जरूरी है। बीइंग ए बिजनेसमैन, आपने खुद ही देखा होगा आजकल तो ऑनलाइन बिजनेस ने आपका तो बड़ा बुरा हाल कर दिया होगा। उसमें चेक ही नहीं है, हम भी घर बैठे शाम को भी फोन करते हैं हल्दी की वो भेज दो जनाब, वो भेज देते हैं। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो विनोद जी धन्यवाद आपका, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया अपने व्यूज रखने के लिए। और मैं एक व्यापारी संस्था को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो व्यापारियों के मद्देनजर से कहूँ जी तो व्यापारी वर्ग को बहुत अरसे बाद एक ऐसा बजट देखने में मिला है, हमने भी बहुत बार चर्चा की आपके यहाँ पे भी आके, जहां हम ये देख रहे हैं आज जिस क्षेत्र में हम आते हैं जम्मू कश्मीर में, कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, बजट क्या होता है, सरकार की दिशा किस तरफ जा रही है, तो मैं कहूंगा इसको नटशेल में ये एक प्रोग्रेसिव बजट है जिसमें समावेशी विकास की ओर ध्यान दिया गया। जैसे अगर इनकम टैक्स की स्लैब में अगर रिबेट की बात की गई है तो लोगों को अगर इनकम बढ़ेगी तो उसका फायदा कहां जाएगा, वो बाजार में जाएगा, लोग चीजें खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी। जो आज हम लिक्विडिटी क्रंच की बात करते हैं, बाजार में पैसा नहीं है, उससे उपभोगिता बढ़ेगी। यानी जो हम इन्फ्लेशन को लेकर बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन में भी आप देखिए ना, अभी जैसे मेजर सेक्टर, हम व्यापारी लोगों को जो आमद आती है मार्केट में, वो जो सर्विस क्लास है, ज्यादा पैसा खर्चने की कुव्वत उसके अंदर होती है, या टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं वो पैसा जब स्पेंड करते हैं, इकोनॉमी का एक बड़ा भाग उसमें आता है, एग्रीकल्चर को छोड़ के। अब ये सारी चीजों का ध्यान हमारी जो वित्त मंत्री जी ने जिस तरफ खींचा है, एक तो उन्होंने जो आम लोगों को जो
रिलीफ दिया उससे हमें ये उम्मीद बंधी कि हमारे बाजारों में लिक्विडिटी बढ़ेगी। दूसरा, उन्होंने जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने की बात की है, आशा से आदमी आगे बढ़ता है। अगर आप एमएसएमई को बढ़ाते हैं तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि यहाँ पे अभी बात हुई, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मुद्दे के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये कहूंगा जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज हमें मौजूदा एनसी गवर्नमेंट से भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि केंद्रीय बजट सिर्फ एक दिशा तय कर रहा है। आगे आज ये उस जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे कर सकते हैं, जिम्मेवारी इनकी है। हम लोगों ने अपने वोट देने थे, दिए, एक अच्छी सरकार बन गई है। अब केंद्र से जब जम्मू कश्मीर का बजट लाना है तो उस रूपरेखा में, चूंकि देखिए बाकी देश की बात और है, ये पूरे देश का रिफ्लेक्शन है। जैसे कहा गया आज कि बिहार के ऊपर ध्यान दिया गया, जैसे अभी विनोद जी ने उस पर सियासत तेज हो गई कि आंध्र प्रदेश और बिहार को ही क्यों। विनोद जी ने भी आउटसेट में कहा कि जी दिल्ली का चुनाव है तो वहां इतने लाख टैक्स पेयर, मैंने बताया कि 37 लाख टैक्स पेयर है वहां पर। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं विनोद जी, क्यों ना फिर पॉलिटिकल पार्टी सारी कहें कि एक वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए, क्योंकि जब बजट आएगा कहीं ना कहीं तो चुनाव होगा। तो मैं इसको दूसरे तरीके से अगर आपको कहूं कि आज अगर आप ये देखें 50 नए पर्यटन स्थलों की बात हुई है, क्योंकि हम टूरिज्म रिलेटेड इकोनॉमी है, उसमें जम्मू कश्मीर का क्या भाग होगा ये देखने वाली बात रहेगी। जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जैसे आज ट्रेन अगर कश्मीर जाने की बात हो रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही है, जिसमें इंटरेस्ट की भी बात आई। लेकिन नीरज जी, टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, 8% जीडीपी तो सीधा सीधा टूरिज्म से है, लेकिन उसके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कनेक्टिविटी और आपका फुटफॉल, ये होना जरूरी है। और अगर हम पर्टिकुलरली जम्मू डिवीजन को लेते हैं, पिलग्रिम टूरिस्ट यहाँ पर आता है, उसका फुटफॉल बढ़ाने के लिए सरकार को रोड मैप तैयार करने की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि टूरिस्ट गाइड लगाने की बात हुई थी, बसेस चलाने की बात हुई थी, टूरिस्ट स्पॉट्स को अपग्रेड करने की बात हुई थी। इससे पहले 75 स्पॉट किए भी गए थे, लेकिन उस पर कितना काम हुआ? मानसर सुरीसर को आप ले लीजिए, अपग्रेडेशन में कितना काम हुआ? मिनी ट्यूलिप गार्डन आपने खुद के अंदर बनाया, वो कितना आपका फायदेमंद साबित हुआ? बिजनेसमैन के लिहाज से आप कितना समझते हैं कि जम्मू डिवीजन में भी फायदा? ओवरऑल इंडिया की बात तो हो ही रही है, लेकिन जिस तरह से आप जम्मू से हैं तो देखिए अच्छा जी, जिस तरह से आपने ये बात की ना, मैंने फिर क्यों कहा यूनियन बजट के साथ साथ हमारी जो प्रदेश की अब सरकार है, यूटी की जो सरकार है, आज उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी रही है वो आंसरेबल नहीं रही है। जो हम आज सवाल यहाँ सारे बैठ के कर रहे हैं, मेरे इंडस्ट्री के भाइयों ने भी कहा कि पैकेज तो आया, लेकिन वो कैसे, उसके क्रियान्वयन क्या हुआ, वो जो चीजें हैं ना, आज आप जो बात कर रहे हैं टूरिज्म बढ़ेगा या लॉजिस्टिक की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, सब जानते हैं हम लोग, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर हम बात करें, वी आर वेरी लकी कि माता वैष्णो देवी जी यहाँ हैं। कश्मीर में आप देखेंगे, लेकिन इस बार 2 करोड़ का आंकड़ा पार भी हुआ है नीरज जी, उसे भी बुलाया नहीं जा सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप अगर देखें कश्मीर की टूरिज्म की हम बात करते हैं, 15 से 20 लाख के ऊपर नंबर नहीं जाता। हमारे यहाँ पे कितना बड़ा नंबर है, लेकिन हम उसको लेफ्ट राइट नहीं कर पाते। उसके लिए जो हमारी यहाँ की मौजूदा सरकार है, तभी कह रहा हूँ कि आज हमें मौका मिलना चाहिए विनोद जी, जब वो वक्त आएगा, क्योंकि मीडिया का आज बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम जब सरकारें चुनते हैं उसके बाद में हम उनकी क्या कहते हैं ना, क्रेडिबिलिटी की बात जो आती है, या कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट डेफिसिट रहता है उसको भरपाई करने में मेरी ये उम्मीद आपसे है, क्योंकि जब हम सवाल उठाते हैं, अगर हम उसको लगातार उठाएंगे तभी हम मानसर के लिए अच्छी पक्की रोड ले पाएंगे, ताकि ट्यूलिप देखने लोग जा पाए। प्रवीण जी एमएसएमई के माहिर हैं, ये स्टेट प्रेसिडेंट हैं। प्रवीण जी, एमएसएमई के लिए इस बजट में काफी कुछ है, लेकिन हमें जमीन पे दिखता नहीं है। हम नाम तो सुनते हैं एमएसएमई। विनोद जी धन्यवाद, आपने मौका दिया। एमएसएमई के लिए मैं लगभग 38 साल से इंडस्ट्री, हाँ मुझे पता है आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। 38 साल से मैंने ये पहली बार ऐसा बजट देखा है कि जो एमएसएमई के लिए बहुत कुछ दिया है। अब हमने इसको हासिल कैसे करना है, ये यहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह से सेंटर से अच्छे रिलेशन डेवलप कर उन चीज़ों को डेवलप कर सकती है।
हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं थे, लैंड नहीं थी जी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी जी। लेकिन किसी ने बजट में पैसा मांगा ही नहीं। जम्मू कश्मीर की तरफ से एक पॉलिसी आ गई, पॉलिसी पे हमने काम किया, 5-6 साल इस पर काम करने के बाद पॉलिसी आई, लेकिन पॉलिसी आने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं मिला, उस किसी ने पैसा जो है सेंटर से मांगा नहीं। जनाब डबल इंजन की सरकार थी, आपकी एफिलिएशन भी सरकार के साथ है, ऐसा मुकरिएगा मत। विनोद जी, ऐसा है कि हमने इस पर काम करना स्टार्ट किया जब कई चीजें काम होने के बाद पता चलती है कि इसमें क्या खामियां रह गई हैं। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सरकार 50 साल के लिए आपको स्टेट्स को लोन दे रही है, तो मेरे हिसाब से कि यहाँ जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसके लिए जहाँ की सरकार ने एक पैकेज मांगना चाहिए कि हमें कितना पैसा चाहिए, एक प्रपोजल बनना चाहिए और उसमें हम सरकार के साथ हम भी डिमांड करते हैं, हमारा भी एक सरकार के साथ मिलना जुलना रहता है। लेकिन तो हाँ, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा कि जो ये बढ़ाई गई 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई, एमएसएमई को लेकर मैं बात कर रही हूँ, जिसमें वर्गीकरण किया गया और उसके मापदंड के हिसाब से जिस तरह से बात हुई, तो लघु उद्योगों के लिए 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए और फिर यहाँ मध्यम के लिए 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। तो आपको क्या लगता है, इसे और बढ़ाया जाना चाहिए था? नहीं, इसको जो बढ़ाया है ठीक है, इसमें जो एमएसएमई सेक्टर है उसको फायदा होगा, जो जिनको बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे वो भी स्कीम में आएंगे, वो लोग भी उसका बेनिफिट पाएंगे। अब सरकार के गेंद में चली जाती है बशीर जी। नहीं, इसमें ऐसा है, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने 52 जो सरकार ने हमें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं कि पूरे देश भर में 52, अब हमें चाहिए कि हमारी सरकार ने भी यहाँ से 9 डेस्टिनेशन मांगे हैं कि नए डेस्टिनेशन 9 जो हैं उन पर हमें पैकेज चाहिए। क्लासिफिकेशन भी हुआ? हाँ, क्लासिफिकेशन, इसमें दूध पथरी है, कुकरनाग है, बुल्लर लेक है। आपको भी कश्मीरी नजर आता है? नहीं, हमें जम्मू भी नजर आता है, इसमें 9 है। नहीं आएगा, देखिए दूध पथरी वहाँ इतनी दूर चलेगा। नहीं, मैं इसको जो लाइन में बता रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा माहौल बना रहा हूँ। बदरवा है, फिर रियासी है, बदरवा आगे सन्नासर है और फिर रंजीत सागर लेक है और लोरन है पुंछ में। 5 डेस्टिनेशन जम्मू में है और 4 श्रीनगर में है नए, जिसके लिए काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ की सरकार ने भी उसके लिए पैसा मांगना चाहिए और उस पर काम भी हो रहा है और मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा रोजगार इसमें मिलने के चांसेस है। लेकिन टर्नओवर को सीमा को जिस तरह से बढ़ा गया है, क्या समझते हैं, ठीक है कि और ज्यादा होना चाहिए था? 2.5% ज्यादा बढ़ा दिया गया इसे। नहीं, वो तो माइक्रो की जो टर्नओवर सीमा थी वो 1 करोड़ थी, उसको इन्वेस्टमेंट जो थी उसको उन्होंने 2.5 करोड़ किया है। तो मेरे हिसाब से अच्छा, आजकल छोटी से छोटी इंडस्ट्री में भी पैसे लगते हैं और 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट वाले भी। गोपाल जी को दिए थे आपको। सवाल यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, दूसरी बात यह है कि हम इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको फिगर बताई भी है, और तीसरी बात यह है कि फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जो आप इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहे हैं, कहते हैं उधार लेने से भी इकोनॉमी बढ़ती है और करप्शन भी बाजार को बेहतर बनाने के लिए काम आते हैं, मानते हैं आप? मैं बताता हूं आपको, 11,37,000 करोड़ रुपया हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम इसको टोटल कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की परसेंटेज में देखें तो ये करीब 20% बैठ रहा है। बताइए आप। जबकि पिछले साल यही परसेंटेज 24% थी। इसका मतलब 100 रुपए जो हम खर्च रहे थे उसमें से 24 रुपए हमने इंटरेस्ट में दिए, इस बार हमने 20 रुपए दिए, तो मतलब थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है। बाकी एक मजेदार फिगर मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि होता क्या है, ये मेरे जितने भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स बैठे हैं जो अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका एक कन्वीनियंस का मुद्दा क्या होता है, जहां इन्हें एब्सोल्यूट नंबर अच्छे लगते हैं एब्सोल्यूट नंबर में बात करते हैं, जहां परसेंटेज इनको सूट करती है परसेंटेज में बात। मैं आपको एक मजेदार फिगर शेयर करता हूं जो अभी मैंने ढूंढा है जी। 2013 में हमने सिर्फ 77,502 करोड़ इंटरेस्ट पे किया। आज हम दे रहे हैं 11.5 लाख करोड़ के करीब। आपको लगेगा कि हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
उस टाइम पे 27.4% था और आज 20%। आज 20 है। तो जब एक छोटा घर बना रहे हैं आप 5 लाख का लोन लेते हैं, कुटिया बना रहे हैं, और जब आप महल बनाना चाहते हैं तो आप 2 करोड़ का लोन लेंगे, तो फिर इंटरेस्ट वैसा देना है। तो इस समय जो 2047 का जो एक ड्रीम है कि 100 साल हमारी आज़ादी को पूरे हो जाएंगे, उसके हिसाब से देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है। उसके लिए हमें बड़े से बड़ा लोन भी लेना पड़ेगा, और लोन लेना है तो इंटरेस्ट देने में आसान कोई नहीं है, तो इंटरेस्ट भी देना है। तो जितना बड़ा आउटले होगा हमारा इंटरेस्ट का हाँ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखें हम इंप्रूव कर रहे हैं। हमारा टारगेट जो है वो, और जहां तक अगर मैं उसी 2013 की बात करूंगा, उस समय पे आपका फिजिकल डेफिसिट था 4.8% के करीब, आज ये 4.4% है। 4.4 तो मेरा कहने का मतलब है एब्सोल्यूट नंबरों से ना डरे, नंबर तो बड़े होंगे, देश बड़ा हो रहा है तो नंबर बड़े होंगे। छोटे बच्चों का जूता 5 नंबर का आता है, वो बड़ा हो जाता है तो 9 नंबर का आता है। मोटे मोटे लोन लेने चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल लेने चाहिए, क्योंकि जब तक आप पैसा खर्चेंगे नहीं आपकी तरक्की नहीं होगी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, आप जॉब क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बड़ा विशेष सर्कल है, आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और देखिए गोपाल जी, आपकी बात ना जगदीप जी बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि इंप्रूवमेंट हो रही है। क्यों नहीं? बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। विनोद जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज बहुत सारे मेहमान हैं, हमारे पास समय भी काफी है। नटशल में 2 बातें करूंगा। पहली तो भाई साहब का ये एक स्टांस हो सकता है, जिस तरीके से इन्हें लगा कि we are the political commentators, but if you will try to find it or you will try to ruminate it very comprehensively, you would be in a position to find out, as I could see it in my screen now. Bloomberg की रिपोर्ट है, RBI had injected 5.10 billion फॉरेन एक्सचेंज स्वैप ऑक्शन के लिए, कल की ये खबर है। और डॉलर जो है वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। अब मैं इन डाटास को छोड़ दीजिए, क्योंकि डाटास की मैनिपुलेशन मोदी सरकार ने किस तरीके से की है विनोद जी, आप यकीन नहीं करेंगे। आलम यह है कि जब ये पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो उसमें इन्होंने 82 करोड़ उन लोगों को शामिल किया जिनको ये 5 किलो राशन फ्री में देते हैं। ये हंगर इंडेक्स में नहीं मानते हैं। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन मैं एक मुद्दे की बात करना चाहता हूं जो गिल साहब ने कही। ललित जी यहाँ बैठे हैं, इंडस्ट्रीज के और लोग बैठे हैं, मैं एक बात करना चाहता हूँ विनोद जी, एक बात जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अभी वो 5 CR को आप 10 CR बता रहे हैं, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम की आपने बात की। कुड यू बिलीव 50 लाख के लोन के लिए कोई मेरा अपना वर्कर जो है पॉलिटिकली, वो जाता है बैंक में, अप्रूवल लेते हैं, बैंक कहता है 1 करोड़ रुपए का आप हमें कोलेटरल जो सिक्योरिटी है वो दीजिए 50 लाख के ऊपर। 5 CR आप मुझे बताइए कितने लोगों को लोन मिला है। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो MSME की बात कर रहे हैं यहाँ पे लोग बैठ के, 10 लाख का आप लोन लेते हैं, आपको सब्सिडी तब तक नहीं मिलती जब तक आप अपने अकाउंट में, अपने कागजों में 8 लोगों को एम्प्लॉयड शो नहीं करते। तो बराए मेहरबानी इन चीजों पे जरूर गौर कीजिए, जमीनी हकीकत क्या है और किताबी बातें क्या है, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कोई भी स्कीम हो, पॉलिसी हो, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि औपचारिकताएं इतनी होती है कि वहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, तो फायदा कैसे मिले? अभिजीत जी नटशल में उन्होंने ये भी कहा है कि आंकड़ों का हेरफेर करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े माहिर हैं। फिगर के साथ कैसे खेला जाता है, जब फिगर की बात आती है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, जब परसेंटेज की बात आती है, ये गोपाल पार्थसारथी ने कहा है। देखिए, मैं इनका जवाब दूंगा एक शेर से कि तू मेरी तरक्की से ना चल, तू मेरी तरक्की से ना चल, इसमें तेरा भी फायदा है। तेरी हुकूमत कुछ ज्यादा थी, मेरा ईमान कुछ ज्यादा है। अब दोनों में आप फर्क समझ लीजिए कि इनके समय में और हमारे समय में ये ईमान का फर्क है। इनका ईमान कैसा था और हमारा ईमान कैसा, इनका ईमान अच्छा होता तो ये कितने नंबर पर थे उस समय और हम कहां पर पहुंचे, दोनों में फर्क है। अब इनके समय में जो अकाउंट बैलेंस था पर जीडीपी के हिसाब से देखें दैट वाज नेगेटिव 4.8% और 2021-22 के आंकड़ों में नेगेटिव 1.2% पहुंच चुका था। और जीडीपी इनके टाइम पे 5% के आगे पीछे ही रिवॉल्व करती रही। हमारे टाइम पे 1% 9% को भी टच की और इस समय भी 6% से ऊपर है। और आने वाले टाइम पे जब ग्लोबल जीडीपी भी डाउन होगी उस समय भी हिंदुस्तान की जीडीपी 6% से ऊपर जाने वाली है। खैर, इनको ये कहां से समझ आएगा। जो इनकी आरओआई बैंकिंग के ऊपर थी दैट वाज 8 ये बात कर रहे थे ना कि पैसा कहां से वापस आएगा। आरओआई ऑन बैंकिंग दैट वाज 8.48%
12% इन देयर टाइम ऑफ 2012 एंड 13। हमारे टाइम पे 12.35% ROI आ रही है, बैंक को वापस आ रही है। इनके समय वाले ब्लड बैंक तो नहीं है ना, अब तो बैंक है जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। अब लोगों की बात आती है, देखिए आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, आप भी तो 99 के आंकड़े पर पहुंचे हैं, जो अगली बारी कहां पर पहुंचेंगे आपको पता है, किस तरह से पहुंचे हैं, लेकिन ये आंकड़े सच है। और आंकड़े पूरी की पूरी दुनिया के इकोनॉमिकल सर्वे के ऊपर आते हैं, कर दिया उन्होंने। इकोनॉमिकल सर्वे के ऊपर सारे के सारे पूरी दुनिया इस समय नजर गड़ाए बैठी है हिंदुस्तान के ऊपर। और बड़ी बात यह, उनको भी किसी की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर कई ऐसे जयचंद है जो वहां बैठकर पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इन आंकड़ों को बदला जाए, लेकिन आंकड़े तो नहीं बदल सकते। जिस तरह से आप अपने आंकड़े 99 को नहीं बदल सकते, और 99 पे अगर आपने सांप सीढ़ी खेली है तो एक काला नाग बैठा है जो अगली बार इनको 3 से 4 के ऊपर लेकर आएगा। तो वो मैं इनको बताना चाहता हूं। अब देखिए, जो इस बजट की खूबसूरती है वो हर एक इंसान को जरूर देखनी चाहिए। FDI जो आपके देश के अंदर सबसे बड़ी बात है, अब FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही आपके देश को आगे लेकर चलती है, उसके ऊपर आज 100% की इंश्योरेंस है, ताकि जो बाहर से पैसा हिंदुस्तान में लगा रहा है उसको कोई चिंता नहीं। अगर मेरे को इन केस ऑफ एनी इवेंट ऑफ इवेंचुअली कुछ गलत होता है, मेरा 100% का मुझे पैसा वापस मिलेगा। जगदीप जी को, यही नहीं, अब बजट तो यूपीए वर्सेस एनडीए में चला गया है। जगदीप जी, आपका कमेंट भी जरूर है इस पर। मैं एक चीज पे, क्योंकि वो अपनी सरकार की बातें गिना रहे हैं और प्लस आपकी सरकार की जो उपलब्धियां नहीं रही वो भी गिना रहे हैं। जी, मैं एक बात से अपनी बात कंप्लीट करता हूं। एक एंजल टैक्स होता है जिसके बारे में भी मैं और गोपाल जी बात कर रहे थे। एंजल टैक्स का मतलब है कि मेरे पास अगर कोई बढ़िया आइडिया है, उस आइडिया के ऊपर अगर मैं पैसे मांगता हूं, कोई लगाएगा, तो जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। एन आइडिया जो है, बिकॉज एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आइडिया कि आज एंजल टैक्स को टोटली टैक्स फ्री किया गया है। यानी कि अगर कोई ऐसा युवा जैसे आज हमारे बीच में बैठे हैं, अपने किसी अच्छे आइडिया के साथ आते हैं, तो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले को कोई चिंता नहीं है कि उसे टैक्स देना है। ऐसे ही देश आगे बढ़ता है, तभी 2047 का विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके। जगदीप जी को माइक पास कीजिए प्लीज। देखिए, मुझे लगता है ये जाती होगी, बहुत सारे साथी बैठे हैं, मैंने तीसरी मर्तबा माइक पकड़ लिया, इसलिए केवल 2 मिनट बैठे हैं ना, हम रेफरी हैं। मैं 2 मिनट में बात पूरी करूंगा, सबको बराबर का समय देंगे। जी बिल्कुल, मैं केवल 2 मिनट में बात पूरी करूंगा। एक जमाना था जब यूपीए के टाइम में लेफ्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, कुछ साथी जानते होंगे, और उस वक्त अपोजिशन के पार्लियामेंट में बैठे लीडर्स को बुलाकर चर्चा होती थी। अब मैं जरा इनका बता दूं ये आंकड़ों की बात। एक्चुअली चिंटू एक मर्तबा 30 नंबर लेके घर गया, अब मार तो पड़नी थी, तो उसने 3 का नहीं, पप्पू वो इस देश के अंदर कितने बड़े पप्पू बनाने की आपने उनको कोशिश की, कितने करोड़ों अरबों आपने खर्च किए, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, डिग्री सवालों देश जानता है। बड़ा मेहरबानी मुद्दे पर रहने दीजिए। तो 3 का 8 कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं जनाबे हाजरीन। अगर मैं सारे ग्लोबल उस पर जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं एक आखिरी बात बता रहा हूं आपको। अभिजीत जी को माइक दे दीजिए प्लीज, क्योंकि इस वक्त वर्सेस चल रहा है। अभिजीत जी माइक में बोलिएगा प्लीज। अब मुझे प्लीज 1 मिनट में अगर आप ठीक समझे तो मैं बात पूरी कर लूं। फरवरी 2020 में यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी रविंद्रा पनवर, इन्होंने एक लेटर लिखा, जनाबे हाजरीन बात सुनने वाली है। किसको लिखते हैं? यूएन को। उसकी 2 कंपनी है, जिसमें एक का नाम था वेल्थ हंगर हाइव और दूसरी थी कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड। इन्होंने जो डाटा पेश किया उसमें जाकर ये क्या कहते हैं, जिसमें बच्चों के पोषण पे, उनके कुपोषण को लेकर बात थी, तो ये भाई साहब कहते हैं कि आप जो 45% का मोर्टेलिटी रेट है उसको निकाल दीजिए, हम आपको नया डाटा देते हैं। सेम कहानी है, 1 मिनट सुनिए, बात सुनिए जनाब, सच बोल रहा हूं। यही आपने कब किया? जब पर कैपिटा इनकम की बात आई। आज ब्रिटिश राज में जो हमारी स्थिति थी, हम उससे नीचे जा चुके हैं, और उसके बावजूद आप यहां बैठकर कहानियां सुना रहे हैं। तो ये केवल आपके लिए नहीं, मुझ जैसे लोगों के लिए भी शर्म की बात है। थैंक यू। चले जी, मैंने आपसे एक बात की, एफडीआई की बात की, मैंने आपको बताया कि एफडीआई पे 100%। मैं एक बात बताना चाहता हूं विनोद जी, ये लोग बात करेंगे इस तरह की, जिनके लीडर चिंटू पप्पू जो भी ये नाम ले रहे थे, जिनके लीडर बाहर जाकर बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पैसा ना लगा, इनको हिंदुस्तान की फिक्र कि मेरे हिंदुस्तान में तुम पैसे ना लगाओ, तो सोचो आप इनकी सोच क्या है। देश आगे बढ़ रहा है और ये कहां बढ़ रहे हैं? जिनका एजेंडा इलियाना उमर सेट करेगी, जिनका एजेंडा जो है जर्मनी से सेट होगा, जिनका एजेंडा जो है अमेरिका से। एक बात मैं आपके बीच में बोला था, एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने भी एक बात कही, इन्होंने ही एक बात कही कि उस समय हम अपोजिशन से पूछते थे, भाई साहब अपोजिशन इस लायक थी कि आप लोग मजबूर हो गए अटल जी को यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए, बताएं कि आपके राहुल गांधी को भेज सकते हैं? वहां जाकर पता लगे कि देश का ही कहीं और सौदा कर दिया। चलिए, मुझे लगता है डिबेट डिनाइड हो रही है। सोनू जी, आप कुछ कहना चाहते थे? माइक आप
हाँ, मैं ले लूंगा, कांग्रेस से भी ले सकता हूँ, बीजेपी से भी ले सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब पीडीपी वाले दोनों तरफ हैं, मेरे पॉलिटिकल दोस्त हैं। क्या बात है। देखिए ऐसे है कि अभी हम बजट पर चर्चा कर रहे थे, पर्सनलाइज भी हो गया, पॉलिटिकल भी हो गया, लेकिन आपने एक बात कही थी जब मेरे भाई से आपने पूछा भी आपको भी कश्मीर याद आया, शायद दूध पथरी का नाम लिया था उन्होंने, आप ही ने कहा था अभी, तो विनोद जी गुस्सा नहीं कीजिएगा, आपने भी एक कनक्लेव किया 28 तारीख को, लेकिन आपको भी कश्मीर ही याद आया, जम्मू आपको भी नहीं याद आया। ये एक सच है, सच बयां होता है ना, और ये बात मैं सच कहता हूं, मैंने शायद इस चीज का खमियाजा भी भुगतना हूं कि मैं हमेशा कहता हूं वहां भी आपको जम्मू याद नहीं आया। अब बात चल रही है बजट की, मैं वापस आ जाता हूं, मेरी बात खत्म होगी उसमें वापस बजट पे। 2014 में जिस देश के ऊपर 23 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, आज 174 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया। गोपाल पार्थार्थी जी आपके साथ में, उन्होंने बताया ना कर्जा लेकर ही अमीर बना जाता है, कर्जे का भुगतान भी कीजिए। सुनिए, कर्जा लेने के बाद अगर रोजगार बढ़ जाते तो हम खुश होते, अगर नौजवान को रोजगार मिलता, रोजगार सरकारी नौकरी नहीं है, बाकी रोजगार मिलता, वो हुआ नहीं, हो नहीं पाया। आज आप देखिए कि इतना बड़ा कर्जा होने के बावजूद वो कुछ नजर नहीं आ रहा जो ग्राउंड। यहाँ बहुत सारी बातें हैं जब करते हैं, फिर होता क्या है कि हम सरकार से बात करते हैं भी यहाँ ये कमी है जो होनी चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा हो जाता है पर्सनलाइज, शायद ये पर्सनलाइज कर रहे हैं, वो नहीं है, क्योंकि कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने बजट पेश किया है, इसमें सरकार का एक रोल होता है, लेकिन मैं आज भी समझता हूं कि नौजवान नहीं है। यहां तक इन्होंने बात की स्टार्टअप की, एक आपने गाइडलाइन रखी है, ये मेरे नौजवान, मेरी छोटी बहन भी है, बच्चे भी, कह रहा हूं, आपने, सरकार ने रखा है 10 लाख से ऊपर कोई लोन लेना है तो उसके लिए आपको मॉर्गेज करवाना पड़ेगा बैंक में, सच है ना। अगर कोई नौजवान बेरोजगार है, उसके पास नहीं है कुछ, उसने 50 लाख की स्कीम एक रखी है, वो अपना रहने वाला घर माँ बाप को कहेगा कि इसको मुझे मॉर्गेज कर दीजिए, क्या वो माँ बाप मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो अगर आप फिर नौजवान रोजगार लेगा कहां से? अगर वो 10 लाख रुपया लोन लेता है तो मैं लिख के देता हूं कि 6 महीने के बाद वो एनपी हो जाएगा। उसकी वजह 10 लाख में वो क्या कारोबार करेगा? 10 लाख की आज कीमत ही कोई नहीं है। सरकार को जिस चीज पर ऊपर आना चाहिए कि सरकार को आना चाहिए कि सरकार उसकी गारंटर बने नौजवान की, जिसके लिए वो पॉलिसी लाता है, कम से कम 1 लाख रुपए का अगर कोई प्रोजेक्ट करता है। और फिर एक बड़ी बात है, उसको 8 बंदों को दिखाना है कि मैं 8 बंदों को रोजगार दे रहा हूं। अब 10 लाख में वो खुद का रोजगार कमाए कि 8 बंदों को रोजगार दे, तो आप उसको सब्सिडी भी नहीं देते हो। ये चीजें जो ग्राउंड पर शामिल होने। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसी साहब जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के, वो देखते हैं कितने केस लोगों के हो गए। मैं ओपन कहता हूं, आप बता दीजिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट की कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपने कितने स्टार्टअप के तहत नौजवानों को लोन दिया है और किस किस को लोन मिला है। हाँ, एक बात हो सकती है, किसी बड़े आदमी के बच्चे को लोन मैं समझता हूं कि मिल सकता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आम आदमी के दरवाजे तक ये स्कीम नहीं पहुंचती है। ये एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा इशू। बसंत जी से जानना चाहूं, किसान है, किसान आंदोलन चल रहा है और किसान की आय डबल करने का वादा भी किया था, किसान सम्मान निधि में इजाफा नहीं हुआ है। मनोज जी, बात यह है जी, किसान की इनकम डबल के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। हिंदुस्तान में 10,000 एफपीओ बनाई, उसमें मैंने भी एक एफपीओ बनाई है, रनिया पोटैटो एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम भी इसी पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैं सोनी के बाद में अमल कर रहा हूं कि जो डायरेक्शन जाती है वो नीचे नहीं, एग्जीक्यूट ढंग से नहीं हो रहा है। पॉलिसी 2 साल से हमारी एफपीओ को 1 रुपया नहीं मिला मदद। जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 1 साल में हम 10 लाख देंगे। उसके बाद मैं आता हूं सर क्रॉप पे। हमारे जम्मू कश्मीर में 4 क्रॉप का इंश्योरेंस होता है, गंदम, पैडी, सरसों, 4 क्रॉप का इंश्योरेंस होता है। तो अफसोस की बात यह है कि सर इस साल हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में किसी ने क्रॉप इंश्योरेंस का टेंडर नहीं लिया है और जितने किसानों ने आकाश के नीचे पैसा लगाया है बैठे बेचारे, किसी को इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला, जितना मर्जी नुकसान हो जाए। बड़ी बड़ी बातें करने में मजा तो बहुत आता है, हम कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन जब आप गहराई पे जाएंगे ना, ग्रास रूट पहुंचेंगे ना, पता चलेगा कि हम किसान क्या कर रहे हैं। जब हमारी क्रॉप इंश्योर नहीं हुई तो हम कहाँ से पैसा लेंगे तबाही पे जी। उसके बाद हमारी 10 क्रॉप्स और हैं, 20 क्रॉप्स और हैं, वेजिटेबल है, गोभी से है, जितनी भी है, किसी का इंश्योर नहीं है। और हमने माननीय एलजी साहब को बहुत दफा रिक्वेस्ट की कि हमारी जो क्रॉप्स इंश्योरेंस है, जितनी भी किसान क्रॉप्स लगाता है, मैं एक क्रॉप लगाता हूँ, खासकर मैं आलू का काम करता हूँ, मैंने इस साल 40 एकड़ आलू लगाया है। मैं जाता हूँ इंश्योरेंस के पास में, मेरा आलू का 1 लाख मुझे ले लो मेरे से, मेरे आलू का इंश्योर कर दो। जब मेरा आलू खत्म होगा मुझे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं वो खत्म तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रखा सरकार ने।
तो और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आप बताना चाहता हूँ, मेरे फार्म को नहीं पता बेचारों को, क्योंकि इस साल टेंडर नहीं हुआ है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने टेंडर तक नहीं किया है और सरकार को इसका कारण क्या सर, संज्ञान लेना चाहिए। रीजन क्या, क्यों नहीं टेंडर लिया? क्योंकि जब वो टेंडर लेते हैं, फार्मर अपना पैसा जमा कराते हैं, लेकिन जो सरकार का पैसा होता है वो नहीं जाता है। जब तक सरकार का पैसा नहीं जाएगा तो हमें वो कैसे मिलेगा? इसमें इस साल कंपनी आगे आई कोई नहीं। जी बशीर साहब बड़े सीरियस हो गए बशीर साहब, क्योंकि आपको मुफ्त में सिलेंडर भी देने हैं, बिजली भी देनी है, ये बजट शुरू हो गया, इधर यूनियन बजट पेश हो गया, अब आपको अपनी बजट की तैयारी करनी है। विनोद जी, राशन का स्केल भी बढ़ाना है। अब्दुल्ला कॉन्क्लेव की बात कर रहे थे वीरेंद्र जी, तो अब्दुल्ला से बात हुई बशीर जी, वो कह रहे थे खजाना खाली है। विनोद जी, जो कमिटमेंट की गई है वो पूरा करेंगे। अभी तो 100 दिन ही मुकम्मल हुए हैं, हमें 100 दिन के बाद हिसाब मांगा जाता है, लेकिन 10 साल का हिसाब तो नहीं ना कोई देता। और मैं इस डिबेट में उस लेवल पे नहीं जाना चाहता हूं जो मेरे साथी जाते हैं। कोई भी किसी के खिलाफ किस वक्त सियासत में कौन क्या हो जाए, सुरेंद्र चौधरी से पूछिए। सुरेंद्र चौधरी को मैं सल्यूट करता हूं, और मेरे साथी जो सियासत में काम करते हैं, ये मुकद्दर लिखने वाला कोई और है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मतलब हमें देखो, हमें लोगों का तो आपको इंतजार करना है। सर हमें 29 तक का आपको इंतजार तो करना है। हमें मैंडेट मिला है लोगों का, हमने उस मैंडेट का ख्याल करते हुए, और मेरे साथी ने जो यहाँ ट्रेडर्स हैं, इन्होंने बात की है, आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब प्री बजट डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, वो करेंगे। और यहाँ की जो मुश्किलात हैं ट्रेडर्स की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, उन सब को सुन के बजट की फॉर्मेशन होगी। और बजट पे जब बहस होगी तो उसमें बीजेपी के भी 29 लोग जो हैं, 28 लोग बहस करेंगे, कांग्रेस के करेंगे, एनसी के भी करेंगे, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ही यह हक मिलता है। जी, हमें फख्र है कि हम हुकूमत कर रहे हैं लोगों के मैंडेट के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मैंडेट का पास रखेगी, मैंडेट को एक्सेप्ट करेगी, मैंडेट का ऑनर करेगी। लेकिन वशीर जी, उसमें भी तो एक सवाल उठा था ना कि रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट 2019 है, उसमें सेक्शन 55 पहले से ही इम्पोज था, तो पहले से ही क्लियर था कि कौन कौन सी पावर्स रहेंगी, कितना काम आप लोग करा सकते हैं, उसी के हिसाब से मैनिफेस्टो आना चाहिए था। लेकिन आपकी तरफ से जो मैनिफेस्टो रखा गया, अब उस पर हर किसी की नजर है, क्योंकि देश का बजट तो आ गया, अब मार्च में आपका भी बजट आना है, तो अब किस तरह से सब्सिडी देने की जो बात हुई, महिलाओं को पेंशन देने की बात हुई थी, महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात हुई थी, अब इस पर गौर करना जरूरी है। ये ठीकरा आप केंद्र सरकार पर नहीं फोड़ सकते हैं। सेक्शन 55 को देखिए। पहली चीज यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को यूटी का अनुभव नहीं था कि यूटी क्या होता है, और हमारी सरकार को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ कह रही हैं, क्योंकि बजट पेश किया उसके बाद क्या कुछ कह रही है, वो जरा सुना देते हैं। And good evening to all of you all. I'm happy to be here talking about today's budget. The budget actually says several things about our path towards Vikasit Bharat. It has invested in agriculture. It has certainly looked at rural prosperity, focuses on urban development, particularly looking at urban workers, and continues to lay emphasis on reforms. 6 specified sectors have been identified, and I spoke about it in the budget. Sectors in which we will continue our reform agenda. All this, even as we have continuously been engaged with the stakeholders, and interest of education and health has been prioritized. When we're talking about education, from a child in a daycare center, portion for women, lactating mothers, till the level of getting skilling done, and also for artificial intelligence,
and digital reading material for students in school and colleges. Every aspect of education and bringing in that dimension which is so critical for health. Daycare, cancer centers, and making sure more medical seats are available. These are kind of things with which I'm trying to highlight. The approach in this budget has been pointed on areas which definitely need immediate intervention, outlays, and action along with the states. So Vikasit Bharat is not just being described. I've given you also what we mean by Vikasit Bharat, or what is it that we expect to achieve for Vikasit Bharat. So this budget actually has given you several things on which you can understand how this economy is being planned to take forward a route towards Vikasit Bharat. Secretaries have joined me. All of them would also come in to explain or answer and give clarity and so on. But one thing which I certainly would like to highlight is responding to the voice of the people, which is what Prime Minister Modi is known for in his administration. It's a very responsive government. And as a result, the income tax simplification, which I announced in July, is already completed in its works, and we shall bring the bill in the next week. So the income tax simplification, about which in July budget I have gone in detail to say, the work is completed within 6 months is what I said. Within 6 months we've brought the bill. It will be coming into the parliament next week. So if we are talking of reform, inclusive of taxation, the work is done. This budget also speaks about rationalization in customs. Tariffs are being brought down, tariffs are being simplified, and also the basket which consisted of so many different tariffs for so many different commodities are now reduced. 8 were taken off earlier, 8 has been taken off now. So whatever remains now, 7 I think remains, and that is all about India's tariff picture. So the usual narrative which goes on, saying is India being too heavy on tariffs? No, you find that we've drastically reduced and also simplified. So this budget has so many things for all of us to talk about. The more important thing about agriculture, which performed very well during COVID and which has contributed to India's food security, the proposals which are mentioned in this budget actually talk about everything to do with beej to bazaar, literally from the stage of seeds, hybrid seeds, climate resilient seeds. चलिए, तो फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को आप सुन रहे थे, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह का आज बजट जो है वो पेश किया गया है, देश की इकोनॉमी को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा, टैरिफ को किस तरह लेकर यहां पर काम करने की कोशिश होगी। यानी तमाम मुद्दों को उन्होंने गिनाने की कोशिश की है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों को लेकर ये बजट जिस तरह से बनाया गया। वशीर जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं जब सुन रहा था तो मुझे याद आया कि इंडिया के अंदर ये कोई पहला बजट नहीं है, और बीजेपी का भी ये पहला बजट नहीं। 2025 का जो बजट है ये समझ आ सकती है कि पुराने एक्सपीरियंस को सामने रख के बजट बनाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो मेरे साथियों ने भी एक्सेप्ट की, कि इसको निचली सतह पर पहुंचाने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, क्या वो वाकई काम करता है। मेरे एक साथी ने कहा कि जनाब 50 लाख रुपया लोन लेने के लिए जिस वक्त इंसान जाता है और उसको कहा जाता है कि आप प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की दे दो, तो फिर उसको पता लगता है कि ये स्कीम खोखली है जी। पहली चीज़ ये है कि हमारे इसमें जब टेक्निकल चीज़ें आती हैं तो मुश्किलात आती हैं। भले ही मैं इसको कहता हूँ ये वर्ड फिगर्स की जगलरी है, इतने करोड़, इतने परसेंटेज, इतने हजार करोड़। और मुझे याद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक स्टेज के ऊपर 3,68,000 करोड़ निकाला भी गया, जो कभी निकला नहीं। लेकिन हम वहाँ के ही वही हैं। कोई हमारे साथी जो ट्रेडर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं। हाँ, हम ये बताते हैं कि जनाब जीडीपी कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, रुपया कभी गिर गया, कभी डॉलर ऊपर हो गया।
आम आदमी का ये कंसर्न नहीं है जी। आम आदमी का कंसर्न है कि उसको कम से कम टैक्स कैसे देना पड़े जी। आम आदमी वो का तो अच्छी बात कर दी ना कंसर्न उन्होंने। आम आदमी का कंसर्न यह है कि वो बच्चे की फीस क्या दे पाता है कि नहीं पाता है। आम आदमी का कंसर्न यह है कि क्या गैस खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है। ये तो जब आम आदमी चलो की बात JNK के लोग तो खुश है, आपने हम सिलेंडर मुफ्त committed देने हैं। हैं, बिजली मुफ्त देने विनोद जी हैं। हम कमिटेड हैं, जो हमने वादा किया है बिल्कुल सोच समझ के हमने मैनिफेस्टो बनाया है और मेरे साथी यकीन करें उसके ऊपर काम करेंगे। मुश्किलात आएंगी, हमें भी मालूम है जी। मुश्किलात आएंगी, मुश्किलातों से मुकाबला करेंगे और वो चीजें करके दिखाएंगे। ये अच्छी और अच्छी के साथ सहयोगी बैठे हो। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और होना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से एक विषय पहले भी आया कि मैं मेन जो बात करूंगा मैं शिक्षा और युवाओं की बात करूंगा। Yes, और yes. कहीं ना कहीं मैं इस बजट को मैं एक बढ़ता कदम देखता हूं विकसित भारत की ओर। इसके अंदर अगर शिक्षा और मैं अगर उसकी बात करूं तो इसके अंदर इंटर्नशिप स्कीम की बात yes. इसके अंदर की गई है। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की बात इसके अंदर की है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है, जो एक IA पर 500 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अंदर इस IIT जो 2014 के बाद बनी है उनको उनके बूस्ट की बात इसके अंदर अगर की गई। अगर हम शिक्षा की बात करें, जो कि हमारी एक मांग है कि जो शिक्षा GDP 6% जो है वो शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर देखें तो वो कहीं ना कहीं वो बड़ा है, वो हम उसका भी स्वागत करते हैं। अगर हम बात करें अपना 10,000 सीटें अगर हम बात करें तो MBBS के अंदर भी बड़ी हैं और आने वाले 5 सालों के अंदर 75,000 वो होने वाली हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं। और ऐसे विषय अगर जिस प्रकार से एक विषय भी आया था कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर इनोवेशन को लेकर क्या है। जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशली इनोवेशन टावर स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसका काम जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है। आने वाले समय के अंदर जैसे डिजाइन और डिग्री की बात जम्मू यूनिवर्सिटी कर रही है, आने वाले समय के अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी का जो इनोवेशन टावर है वो नई नई इनोवेशन, मैं एक बात करूं जम्मू कश्मीर की इनोवेशन का हब जम्मू यूनिवर्सिटी होगा, इसका मैं आपको यहाँ मन से विश्वास दिलाना चाहता हूं। अगर हम IIM की अगर हम बात करें, IIM का जो अगर पर्पल रेवोल्यूशन की बात अगर हम जम्मू के अंदर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर अग्रेसर है। और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी दिलवाने की बात हुई है। उस बीच में जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सेकेंडरी स्कूल को भी फायदा होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर। उसको लेकर युवा अपनी सोच किस तरह से रखता है, क्या लगता है कि और कौन से वाले बदलाव होने चाहिए थे, किस तरह से इसे बढ़ाया जाना चाहिए था? देखिए, अभी भी एक बहुत बड़ा विषय हमारे बीच में आता है कि अगर हम NEP की बात करते हैं, NEP इंप्लीमेंट हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुई है और पूरे भारत के अंदर भी हुई है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। परंतु ग्रास रूट लेवल पर अगर आज भी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ी कमी हम कॉलेजेस के अंदर भी देखेंगे। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो मिडिल स्कूल के अंदर चलाए जा रहे हैं, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी आज प्री फैब स्ट्रक्चर के अंदर चल रहे हैं। गर्मी के अंदर विद्यार्थियों को जूझना पड़ता है, कहीं ना कहीं उन विषयों के ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए। और आने वाला बजट जो प्रदेश की सरकार लाने वाली है, कहते हैं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कुछ तो खामियां रही होंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है विचारधारा मिलती है तो तारीफ के नहीं मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा। उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने भी कहा कि प्रदेश की सरकार भी इसके अंदर बात करेगी और एक प्री डिस्कशन भी बजट के ऊपर करेगी। हम चाहते हैं कि हमें भी उसके अंदर बुलाने का काम सरकार करती है, हम भी उसके अंदर जाएंगे और अपने विषयों को उसके अंदर जोड़ने का काम करेंगे। उसके ऊपर हम प्रदेश सरकार के साथ है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम प्रदेश सरकार के साथ भी काम करने को तैयार हैं। सनक एक सवाल, चलिए सनक एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जिस तरह से स्टार्टअप के जो फंड्स हैं, नए फंड की स्थापना हुई और 10,000 करोड़ रुपए की मौजूदा सरकारी योजना के अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का नया योगदान भी रहेगा, उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं उसके अगर हम उसकी बात भी जो सरकार ने की है 10,000 और 10,000 और कहीं ना कहीं 20,000 की बात सरकार इसके अंदर कर रही है। कहीं ना कहीं उससे भी कहीं ना कहीं एक इंटर्नशिप की अगर हम बात कर रहे हैं और यंग एंटरप्रेन्योर्स को कहीं ना कहीं एक बूस्ट देने का काम वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर करेगा। और हम इसके इस बजट की अगर हम इसका जो आने वाले समय के अंदर इसका कोई भी चीज मुकम्मल नहीं होती, ये आपको मान के चलना चाहिए। कंप्लीट कोई नहीं होता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कंप्लीट कोई नहीं होता। कहीं ना कहीं इसमें अभी हमने देखा है कि सरकार ने कोशिश की है कि युवाओं के ऊपर और एजुकेशन सेक्टर पे प्रॉपरली फोकस करें। IITs को बहुत कुछ दिया, IIMs को बहुत कुछ दिया, पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम बात करें तो बॉर्डर एरियाज़ के लिए अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार
पे छोड़ी है, तो किस प्रकार से हम लोग जो है इस बजट से कहीं ना थोड़ी खुशी तो हुई है, परंतु इंतजार तो हमें अपने जम्मू कश्मीर बजट का है कि अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो बॉर्डर आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए गए थे, मिशन यूथ वहां पर चलाया गया था, क्या उसका कोई फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल उसका अब युवाओं के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना भी हुई है। बिल्कुल उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला, क्योंकि रूरल एरिया का जो यूथ है उसकी परसेंटेज जो है वो इंस्टीट्यूट्स में जो है वो बड़ी है, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमें मिला। और जिस प्रकार से अभी ये प्रोग्राम ऐसा लगता है कि इजी एक्सेस जो है एजुकेशन का वो सबको मिलेगा। और जिस तरह से जो है एक अभी सरकार ने शुरू भी किया है कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो अभी सरकार ने अनाउंस की है, ये कहीं ना कहीं अपनी लोकल लैंग्वेजेस में यूथ को एजुकेशन मिलना। और हम सब ने देखा है कि यूथ कहीं ना कहीं आजकल ऑनलाइन बहुत रहता है, फ़ोन के माध्यम से पढ़ना, क्योंकि पुरानी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बाहर निकल के जो है नई एजुकेशन सिस्टम में यूथ गया है। तो उसको किस प्रकार से अब यूथ को जो है पॉजिटिव डिजिटली यहाँ पर किताबें उपलब्ध होंगी तो उसका भी फायदा युवाओं को सीधा बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे जैसे हमने कहा कि युवा जो होता है उसके पास वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना सपोर्टिव नहीं होता है, वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं डिजिटल बुक्स लेना, क्योंकि आजकल जो है बुक्स खरीदना उसके रेट्स इतने होते हैं, लेकिन अगर डिजिटली उनको वहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, उनकी नॉलेज इन्हेंसमेंट होगी और कहीं ना कहीं उनको जो है इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि सब में सब जो यूथ है वो आजकल फ़ोन पे रहता है, नेट पे रहता है, ऑनलाइन स्टडी करता है, तो ये एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है कि इस प्रकार से स्पेशली रूरल डेवलपमेंट और उसके साथ जो आगामी 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की बात हुई। देखिए ये बहुत एक लॉन्ग टर्म विजन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत है। अभी हमने देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आजकल बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वो प्रोजेक्ट्स जो है अपने स्कूल में जो है साइंस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, सोशल साइंस के जो उनके एग्जीबिशंस होते हैं, तो बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पर लेकर जाते हैं। और अगर किसी स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब होती है तो कहीं ना कहीं उसका जो उसका आइडिया होगा, जो उसका इनोवेशन होगा, वो कहीं ना कहीं सरकार तक भी पहुंचेगा और उसको जो है स्टार्टअप में कन्वर्ट होने में मदद मिलेगी। ललित जी के पास जाना चाहूंगा। ललित जी, सवाल यह है कि मेन मुद्दा था एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो सन ऑफ द सॉइल हैं, उनके साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार हुआ है और आप वक्तन वक्तन इस बात को उठाते भी रहे हैं। इस बजट में भी ऐसा कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई संकेत नहीं आया है कि जो इंजस्टिस सन ऑफ द सॉइल जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है उसकी कहीं ना कहीं उसको जस्टिस दिया जाए। ऐसा जी अगर आप सन ऑफ साल की बात करें ना, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 1990 से हम मिलिटेंसी झेल रहे हैं। हमारे को मिलिटेंसी थी तब भी चलते रहे, मिलिटेंसी खत्म होगी तब भी चलते। उसको इस चीज़ को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा एक हमको सपोर्ट किया, हैंड होल्डिंग सपोर्ट की थी कि 2002 में पैकेज आया, 2012 में आया, 17 में आया, पर जो ये हमारा 2021 का पैकेज बना उसमें एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट जीरो, कोई बेनिफिट नहीं था, 2% का बेनिफिट भी नहीं था। उससे क्या हो कि आज इतनी रिसेंटमेंट है, आज हम बातें करते हैं जी कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे नए पैकेज के साथ। प्रवीण जी भी हमारे साथ बैठे हैं, प्रवीण जी कितनी बार दिल्ली गए जी, इन्होंने हम पॉइंट टेकअप किए, पर जो हमारी आवाज़ है ना, हमारी आवाज़ दिल्ली वालों ने सुनी नहीं। मैं बताऊं क्योंकि आप देखिए कि उसका हमको, अगर आप एग्जिस्टिंग को इग्नोर करेंगे, 4 से 5 लाख लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अगर उसको आप बंद करके नई एम्प्लॉयमेंट लाएंगे तो बात तो वही की वही रहेगी। अब यहाँ बात आती फ्री बाइट्स पे बात हो रही थी। देखिए फ्री बाइट्स तो एक, मैं कहता हूँ फ्री बाइट्स से ब्लॉट टू द कंट्री, सीधी बात है। हम फ्री बाइट्स में कौन सफर करता है? टैक्स पेयर, वी आर द टैक्स पेयर। कल को हमारा पैसा वो कमाई से आप बांटते रहोगे लोगों में, हमारा पैसा बांटते रहोगे तो हमको तो दुख होता है जी। अब इंडस्ट्री अगर यहाँ चलानी है तो विदाउट इंसेंटिव नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोकेशनल डिसएडवांटेज है, आज अगर पाकिस्तान चाइना के रूट खोल दीजिए, यहाँ तो इंडस्ट्री को हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट से भी, मैं कहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो हमारी आवाज़ है ना, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची है। तो पर हमारी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई है, ही इज़ वेरी पॉजिटिव। उनको पता है कि दुख क्या है हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का, तो उम्मीद है कि जो बजट आ रहा है हमारी, मैं देखिए पिछले साल 1,18,000 करोड़ का बजट हमारी स्टेट का दिया गया। अगर इंडस्ट्री को 2% दे दिया जाता ना
तो यहाँ पे इंडस्ट्री फ्लोरिशिंग करती, पर उस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। नहीं, पर्टिकुलरली सिर्फ जम्मू कश्मीर को नजर ना रखते हुए अगर हम पूरे देश को देखते हैं ललित जी, तो कपास की जो पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया और कपड़ा उद्योग को यहाँ पर मजबूती मिलेगी, ये वित्त मंत्री ने कहा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कह दी, उन्होंने कहा कि 100 जिलों के अंदर धन धान्य योजना का भी लाभ मिलेगा। ये इंडस्ट्री को लेकर ही सवाल है। देखिए मैं बताऊं आपको, आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, नहीं, मैं जम्मू सिर्फ पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रही हूं, मैं ओवरऑल पूरे देश की पूरी बात कंट्री में जो मदर इंडस्ट्री लगाई गई आज तक, मैं उसमें चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट थी चाहे बीजेपी गवर्नमेंट थी, जो भी थी, आज तक जम्मू कश्मीर में एक भी मदर इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। एक मदर इंडस्ट्री लगी होती तो 5000 उसके साथ यूनिट उसके साथ अटैच होते। कपूरथला में देखिए, कपूरथला वाज ए स्लीपिंग टाउन, आज कपूरथला कहाँ पहुंच गया। इसके लिए हमको तो ये पता नहीं चलता रीजन क्या है कि क्यों जम्मू कश्मीर को पहले भी इग्नोर किया गया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इस बार जो पैकेज आया, उस पैकेज को तो टोटली हम कहते हैं कि उस पैकेज का जो बेनिफिट को है वो सारे बाहर के लोग ले। मैं ओपनली कहता हूँ कि हम लोगों को जो सन ऑफ द सॉइल है उनके लिए ना जमीनें हैं ना उनके नए पैकेज में कोई वो बेनिफिट है, तो उनको उम्मीद है कि अब पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, वो हमारी बात सुनी जाएगी। वरुण जी को माइक पास कर दीजिए प्लीज, कब से वो वेट कर रहे हैं। विनोद जी। मैं वरुण जी से पहले मैं ललित जी से जानना चाहूंगा। ललित जी, कुछ लोगों को पता नहीं है, अगर आप वो निजी बात सुनाना चाहते हैं कि क्रॉस एलओसी ट्रेड में क्या झोला था। किसका? क्रॉस एलओसी ट्रेड में। क्रॉस एलओसी ट्रेड देखिए, अभिजीत जी आप सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प बड़ा जी। देखिए क्रॉस एलओसी ट्रेड में क्या था, उसका जो एसओपी था कि आइटम प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड विद इन दी बोथ पार्ट ऑफ दी पीओके। जम्मू कश्मीर को भी हमारे पीओके गिनते थे, हम नहीं गिनते। उधर भी और इधर भी जो ट्रेड, उसमें क्या बार्टर ट्रेड आया। बार्टर ट्रेड में क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं थी जी। उसमें क्या होता है जी, अगर उधर से अब हमारे यहाँ से 2 ट्रक केला गया, उधर से 1 ट्रक बादाम का आ गया, बादाम की वैल्यू 40 लाख रुपए, केली की वैल्यू 10 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए कहाँ गया, उसका कोई हिसाब ही नहीं कोई उसका। अच्छा, उसके बाद क्या है कि क्रॉस एलर्जी कोई आइटम ऐसी हमारे यहाँ से क्रॉस एलर्जी में केला जाता था, नारियल जाता था, लाल मिर्ची जाती थी, कोई प्रोड्यूस है यहाँ का? कोई प्रोड्यूस नहीं है। ऐसे उधर से क्या जी, वो कैलिफोर्निया का बादाम आता था, वो बैग को वहाँ पे कैलिफोर्निया के बैग चेंज करके वो बादाम यहाँ आ जाता था। तो मैं उस टाइम हमारी जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती थी कि अगर आप यहाँ से सुचेतगढ़ का रूट खोल देते तो जो यहाँ हम सरिया हमारे यहाँ पे 50 रुपए केजी था, वहाँ 70 रुपए केजी बिकता है। पर उस टाइम कंडीशन लगा दी कि नहीं जी, वो तो इंटरनेशनल लेवल है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो हम तो यहाँ पे क्रॉस एलओसी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई ना उस टाइम, जिस गवर्नमेंट ने भी की, मैं नहीं कहूँगा, पर उससे क्या है कि एक बड़ा सेटबैक लगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा जाता कहाँ था? अब ये पैसा तो ये तो सारे लोग समझते हैं कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। जी वरुण जी, ये जो एक्साइज ड्यूटी में अगर कटौती की जाती तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते थे। कम होते हैं, उसमें लोगों को बेनिफिट होता है, उसमें जीएसटी अगर इंक्लूड हो जाता है। माइक पास रखिए प्लीज। अगर इसमें जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, जैसे हमने लास्ट बजट में ये सुना था कि पेट्रोल और डीजल में जीएसटी इंक्लूड होएगा, बट अभी तक कोई ऐसी कंफर्मेशन हुई नहीं है। अगर कंफर्मेशन होती है तो एक्साइज ड्यूटी में बड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर उसमें एक्साइज ड्यूटी कम होती है अगर तो। जी प्रवीण जी, सवाल यह है कि एमएसएमई का एक बड़ा रोल रहता है, जैसे इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उसका बड़ा रोल है और एमएसएमई को और फ्लोरिश करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, लेकिन लोगों को एमएसएमई के बेनिफिट नहीं पता है। यूथ जो पढ़ लिख करके कॉलेज से बाहर आ रहा है उसको इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आपका दायित्व बनता है, आप अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, कि आप इसको जन जन तक, ऐसे यूथ तक पहुंचाएं जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। विनोद जी, हम ऐसा है, हम अलग अलग कार्यक्रम करते हैं जहाँ की यूथ को जो नॉलेज देते हैं कि आप एमएसएमई के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। हमारा पीछे लीड के साथ, लीड भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं लीड में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर को देखता हूँ। तो हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपना 300 लोगों का एक कार्यक्रम स्टूडेंट्स का किया, उनको एमएसएमई के बारे में बताया और उसके बेनिफिट हैं और उनकी जानकारी दी। हम लगातार हर 2 महीने के बाद कोई ना कोई आईएम में हमने कार्यक्रम किया जिसमें हमने टूरिज्म के ऊपर एक डिबेट की कि टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या क्या फ़ायदे हैं,
क्या क्या पॉलिसी लोग उसको बेनिफिट ले सकते हैं, तो उसमें भी लगभग 250 के करीब संख्या थी हमारी। तो हम लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हम एक कार्यक्रम किया था, तो लगातार हम कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे यूथ को जो है वो नॉलेज देते रहते हैं कि आप MSME के साथ जुड़ो। जी जैन साहब, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है जहां तक मेरी अपनी सोच है कि जिस तरीके से MSME को आगे प्रमोट किया जाना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। देखिए, अगर हम एक बात करें, डेवलपमेंट जो है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है किसी भी कंट्री की। सबसे बेसिक, सबसे पहली चीज़ एग्रीकल्चर, सेकंड इज़ MSME, थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट और फोर्थ उस कंट्री के एक्सपोर्ट। तो MSME हमारी कंट्री में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है MSME। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, भाई साहब ने बात की थी कि जम्मू के कौन से ऐसे स्टार्टअप हैं जो एक नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक भाई साहब को छोटी सी इन्फो देना चाहूँगा। हमारे यहाँ से एक स्टार्टअप है जो शार्क टैंक पे भी गया, नामिया फूड्स करके, जो जम्मू की एक लड़की ने स्टार्ट किया हुआ है, जो बेसिकली वेल बीइंग प्रमोट कर रही है थ्रू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। जी। तो आप एक चीज़ देखिए कि हम एक वापस उस एरा में आ रहे हैं, जो चीज़ें हम भूल चुके थे हम वापस उन चीज़ों को पकड़ रहे हैं जिन चीज़ों को हम बिल्कुल भूल चुके थे। आयुर्वेद आज कितनी बड़ी थ्राइविंग इंडस्ट्री आप सोच नहीं सकते हैं। हर एक मेजर ब्रांड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एलोपैथी आज आयुर्वेदा पे फोकस कर रहा है और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में सन 2022 में जम्मू कश्मीर का पहला सीड प्रोसेसिंग यूनिट लगा है सांबा में। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 21 से 30 के तहत लगा हुआ है। थर्ड हम बात करें, जम्मू में एक गोवर्धन के नाम से एक जम्मू का ही लड़का रजत सलगोत्रा वो प्रोडक्ट्स बना रहा है गोबर के, जो कि जम्मू से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो इट्स बेसिकली कि ये इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ग्राउंड पे काम नहीं होता, स्टार्टअप पॉलिसी है। स्टार्टअप का आज 5 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं इंडिया के, आप मान सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप इस विजन को देखिए, गवर्नमेंट की विजन क्या है कि स्टार्टअप के थ्रू वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर हम MSME की बात करें, MSME का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। MSME एक छोटी बॉडीज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये आ रहे थे कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ उनको फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा भाई साहब होती है। आप मेरे साथ चलिए, गंग्याल PNB बैंक की ब्रांच में मैंने 4 लोन करवा के दिए हैं लड़कों के 10 लाख के तहत, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जी। 11.5% से लेके 12% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उनको कोई कोलेटरल नहीं चाहिए है। किसी ने ऑटो निकाला है, किसी ने रिक्शा निकाला है, किसी ने रेडी लगाई और किसी ने दुकान तक स्टार्ट की है। तो इट्स ऑल अबाउट कि इंफॉर्मेशन पास नहीं हो रही है। मैं नहीं कहूंगा कि ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। अब जिसने काम करना है वो तो रास्ता ढूंढ लेगा जी, जिसने नहीं करना वो तो 100 बहाने भी बना देगा। ये आपकी विजन है, आप कितना विमेन की पार्टिसिपेशन कितनी बड़ी? सॉरी, विमेन की पार्टिसिपेशन कितनी? हमारी लघु उद्योग भारती की जम्मू की टीम में आज 2 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। एक हमारे सुनीता जम्वाल जी हैं, जो कश्मीरी प्रोडक्ट्स और जो जम्मू के बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और बॉम्बे तक पहुंचा रहे हैं। हमारे लद्दाख में एक शिलाजीत निकलती है, दैट इज सिमिलर टू तिब्बतियन शिलाजीत जी। उसका यहाँ से मेजरली 80% एक्सपोर्ट हो रहा है। ये फिगर्स इसलिए नहीं सामने आती क्योंकि यहाँ पे ब्रांड नहीं है, वो थर्ड पार्टी जॉब्स हो रही हैं। तो बेसिकली ब्रांड नहीं क्रिएट हो पा रहा जम्मू कश्मीर का, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रणव जी नमस्कार, कंटिन्यू कीजिए। आप CA हैं, आप बताएंगे कि क्या जो स्लैब में चेंज किया गया है टैक्स स्लैब में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या टैक्स पेयर की तादाद कम हो जाएगी या इससे बढ़ने की उम्मीदें हैं? सर देखिए, बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। थोड़ी सी जोर से बोलिए। सर बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। भाई साहब ने पहले भी ये बात रखी कि हमारा काम नंबर ऑफ टैक्स नेट को बढ़ाना है, ना कि ये देखना कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर जो हैं कम हो जाएंगे। टैक्स बर्डन कैसे कम हो सकता है वो देखना है। और ओवरऑल अगर आप टैक्स स्लैब देखेंगे तो अप टू 12 लाख तक, और सैलरीड क्लास के केस में अप टू 12.75 लाख तक की रिबेट है। ठीक। अब इसमें एक कंफ्यूजन है जो मैम ने भी जिक्र किया कि स्लैब जो है वो 4 लाख से शुरू है, ठीक है, 4 लाख से लेके 8 लाख तक 5% है और 8 लाख से 12 लाख तक 10%। तो फिर 12 लाख तक टैक्स जीरो कैसे है?
मैम 4 लाख से लेके 8 लाख तक की स्लैब रेट जो है वो 5% है। 8 लाख से लेके 12 लाख तक 10%। जी। ये स्लैब चलती है ऑनवर्ड 24 लाख तक। 24 लाख के ऊपर जिसकी इनकम है उसका फ्लैट 30% है। लेकिन अप टू 12 लाख सैलरीड क्लास में एडिशनल रिबेट है। एक एडिशनल सेक्शन है 87 है जिसके अंडर हमें कहा गया कि अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख तक है तो इनकम निल है। लेकिन जिस पर्सन की भी इनकम अबव 12 लाख है उसके केस में स्टार्टिंग फ्रॉम 4 लाख से लेके स्लैब रेट एप्लीकेबल है। तो ये कंफ्यूजन थी जो मैं दूर कर रहा हूँ जी। क्योंकि नई रिजिम जो है उसका गणित समझना जरूरी था कि आखिर 12 लाख तक आपको रिलैक्स है, लेकिन उसके बावजूद जो रिटर्न में आया है उसमें किस तरह से आपको टैक्स देना, तो ये आम लोगों के लिए समझना जरूरी है जो उनकी समझ से परे है। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान किए गए, बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट जो दी गई थी उसे डबल कर दिया गया, फिर टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया, 4 साल तक अपडेटेड जो आईटीआर आप भर सकेंगे, उस पर भी बताइए जरा। मैम देखिए, हमारी जो एक बाय प्रोविजन 31 जुलाई होती है टाइम लिमिट रिटर्न भरने की फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जी। स्टिल हमारे पास लेट भी हमारे पास टाइम होता है 31 दिसंबर तक का रिटर्न भरने के लिए। स्टिल अगर हम रिटर्न किसी कारण से नहीं भर पाते, इसके बाद जो पीरियड होता है अगर उसमें हम रिटर्न भरते हैं तो उस रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। पहले इस रिटर्न को फाइल करने के लिए हमें एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के बाद एक असेसमेंट ईयर जब खत्म हो उसके 2 फाइनेंशियल ईयर्स और मिलते थे। लेकिन अब वो 2 फाइनेंशियल ईयर्स की जगह किसी भी असेसमेंट ईयर की अगर हमने रिटर्न भरनी है अपडेटेड रिटर्न तो वो 4 साल तक भर सकते हैं। किसी भी कारण से एनी हाउ इंडिया एक अलग तरह का देश है, अभी पूरी तरह डेवलप नेशन नहीं है, तो किसी कारण से रिटर्न रह गई तो नेक्स्ट 4 इयर्स का टाइम हमारे पास है। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन्स के लिए डबल कर दिया गया है सर। उसमें टीडीएस में रिलीफ है। देखिए उसमें क्या है 50,000 तक की सीनियर सिटीजन को रिबेट मिलती है। सीनियर सिटीजन माने 60 से ऊपर रिबेट मिलती है 50,000 के इंटरेस्ट की, एफडीआर प्लस सेविंग का। 50,000 से एक्सीड करेगा तो टीडीएस लगेगा, लेकिन इस लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर दिया उन्होंने। ये एक रिबेट है। दूसरा एक टीडीएस में और रिबेट है। अगर मैं रेंट की बात करूं, जब हम रेंट पे करते हैं, अगर मैं एनुअल रेंट जो है वो 2,40,000 तक पे कर रहा हूं, उसके बाद मुझे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है, लेकिन इस लिमिट को भी बढ़ा के उन्होंने 6 लाख तक कर दिया जी। दूसरा सर, एक स्टार्टअप्स की अभी बड़ी बात हुई थी यहाँ पे। देखिए स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि ये इकोसिस्टम हमें हेल्प कर रहा है नए आइडियाज़ को प्रमोट करने में, यूथ को एम्प्लॉय करने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। अब इसकी टाइम लिमिट को नए स्टार्टअप्स को रजिस्टर करने के लिए 2030 तक की उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है। बाय 2030 31 मार्च 2030 तक जो भी स्टार्टअप रजिस्टर होंगे नए स्टार्टअप्स, उनको स्टार्टअप के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये भी एक मुझे लगता है फेवरेबल डिसीजन है स्टार्टअप्स के लिए। लेकिन एक सवाल है प्रणव जी, जिस तरह से मेडिकल एजुकेशन के लिए बताया गया कि 75,000 सीटों को बढ़ाया जाएगा, लेकिन स्टार्टअप्स की आपने बात की है, 10,000 करोड़ रुपए का फंड बना है, 500 करोड़ रुपए से 3AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर भी बनाए जाएंगे, तो उसका फायदा कितना यूथ को भी रहेगा? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि रोजगार को मद्देनजर रखते हुए काम होना चाहिए। तो टैक्स के अंदर जो रिबेट हुई है उसमें सरकारी मुलाजिमों को कितनी राहत है? टीडीएस की आपने खुद ही बात कर दी, एफडीआई को लेकर पहले ही चर्चा हो गई, इस पर भी बता दीजिए प्लीज। मैम देखिए, टैक्स तो तब देंगे ना जब कमाई होगी। स्टार्टअप है, जब बढ़ेंगे, ग्रो करेंगे, बिजनेस जनरेट होगा तभी तो टैक्स देंगे, और टैक्स में छूट है। लेकिन आपके साथ ही आपके दोस्त बैठे हैं आगे, वो कह रहे हैं कि स्टार्टअप पर तो काम चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत पर काम चल रहा है, आगे पहुंचाने की जरूरत है एंटरप्रेन्योर का। मैम बिल्कुल चल रहा है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम से एक स्कीम आती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को कैटर करती है। इसमें 15% से लेके 35% तक की सब्सिडी है। बड़े सारे देखिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों भी लग जाते हैं, और जिस यंग बंदे ने कोई काम खोलना उसके लिए 10 लाख भी बहुत है। अगर नहीं है, विदाउट कोलेटरल भी मैं बात करूं, इसके तहत DIC के अंदर स्कीम है ऑलरेडी, जिसके तहत बहुत लोगों को बेनिफिट ऑलरेडी मिला है, और इसमें डे बाय डे नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब मैं इफ्स एंड बट्स हर जगह हैं, जिस
इंस्टीट्यूशन ने आपको लैंडिंग करनी है, वो आपसे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो डिमांड करेगा। आपको विजिट भी करना पड़ेगा, चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी। बिना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर के कोई कैसे लोन दे देगा? चलिए बशीर साहब, आप जानना चाहते हैं, खजाना खाली है, खजाना खाली है, मुख्यमंत्री ने तस्लीम किया है, कबूल किया है हमारे कॉन्क्लेव में, खजाना खाली है, लेकिन बजट बनाने की उत्सुकता क्यों है? आप कह रहे हैं कि बजट से पहले प्री बजट मीटिंग्स होंगी, पहली बात में क्या बजट बनाओगे? देखिए, पहली बात यह है कि हमें जो विरसे में खजाना मिला है उसमें है कुछ नहीं। सिस्टम को चलाने के लिए अभी 100 दिन तो हुए हैं। मार्च में बजट सेशन होगा और फाइनेंस मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर साहब ने बातचीत भी की है, और ये जो सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पॉसिबल नहीं है कहना, और इसलिए मैंने 2 चीज़ें इसमें कहनी है। क्योंकि जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को एक ही सेक्टर बचा सकता है, वो टूरिज़्म। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जो तजर्बे हुए, स्टार्टअप्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें चलने वाला नहीं है। टूरिज़्म सेक्टर में जब से ट्रेन श्रीनगर जाएगी, जम्मू की हालत ख़राब होने वाली है, और जो टूरिज़्म के नए स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जम्मू के अंदर कमी नहीं है। सरथल है, भद्रवाह है, बसंतगढ़ है, ये जो इधर है लोरन है, बहुत सी चीज़ें करने की हैं। जो मेरे साथी यहाँ बैठे हैं जम्मू से तल्लुक़ रखने वाले, वो इस चीज़ को सामने लाएं और जो काम करते हैं टूरिज़्म सेक्टर में। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भले ही हमको 3 महीने हुए हैं, अगर कोई जाए तो देखे मानसर और सुरीसर की हालत क्या है, कनेक्टिविटी की हालत क्या है, वहाँ के आसपास की हालत क्या है। अब चूंकि इस पर काम करने की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, और जो नौजवान इंतजार कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कभी बशीर साहब आपको ऐसा लगा, कभी बशीर साहब को ऐसा लगा, क्योंकि बशीर साहब ताल्लुक रखते हैं जम्मू प्रोविंस से, जी, बशीर साहब को कभी ऐसा लगा कि आपके टेन्योर में, जब आपकी हुकूमत रही, जम्मू खित्ते के पर्यटक स्थलों के साथ पक्षपात हुआ है? कभी ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैं आज आपको बताता हूँ, अगर हुआ है, अगर किसी स्टेज पे हुआ है, तो मैं आज भी तैयार हूं उनसे डिबेट करने के लिए कि किस जगह पर। क्योंकि जम्मू में, जम्मू कश्मीर में जब हुकूमत की गई, तो जम्मू के अंदर देवेंद्र सिंह राणा साहब जी हमारे साथ थे, सलाथिया साहब भी हमारे साथ थे, जितने भी ये जो लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिक्स से बाहर इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग हैं, पैकेजेस आए, जो मेरे साथियों ने कहा पैकेजेस आए, लेकिन पैकेजेस जब बंद हो गए तो हालत ये हो गई। और ये 1975 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ जी। और उसके बाद इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप हुई, बड़ी ब्रह्मणा हुई, सांबा हुई, कठुआ में हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज के हवाले से ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता है। यहाँ अगर होगा तो टूरिज्म सेक्टर होगा, टूरिज्म सेक्टर में नई चीज़ें करने की ज़रूरत है, तभी जम्मू बच सकता है। अगर उस सेक्टर में हम फेल हो गए, फिर जम्मू को कोई नहीं बचा सकता। यहाँ का जो होटलियर है जिसने लोन लिया हुआ है, वो बेचारा कहीं नहीं पहुँचेगा। यहाँ जो ट्रेडर्स हैं वो परेशान हैं। यहाँ दरबार मूव की बात होती रही, दरबार मूव नहीं हुआ तो हालत ये हो गई। दरबार मूव से क्या था? दरबार मूव से ये था कि आना जाना लेकिन था। बशीर जी, सवाल तो बार बार आज तो बजट पर ही हो रहा है, लेकिन आप पूरा जम्मू पे ही खींचकर उसे ले गए। मैं तो जम्मू के ऊपर इसलिए खींचता हूँ कि क्वेश्चन जम्मू के ऊपर आता है। विनोद जी ने क्वेश्चन किया कि आप अपनी पार्टी के हिसाब से जवाब दे रहे हैं। क्या पक्षपात नहीं हुआ जम्मू खित्ते के साथ? क्या गोपाल जी भी इसके साक्षी हैं? क्यों गोपाल जी, जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हुआ नहीं? अक्षय बताइए, बता रहे हैं ना, बताइए अक्षय, बताइए आप। बिल्कुल जम्मू के साथ तो बिल्कुल पक्षपात हुआ है, क्योंकि आज तो यहाँ बैठ कर के बात हो रही है जम्मू की, लेकिन इससे पहले हमने कभी सुना नहीं कि जम्मू की भी बात हुई। और जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तभी जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा क्या केवल कश्मीर में मिलेगा या जम्मू पे भी इसकी बात होगी, ये भी देखने की बात है। क्योंकि इससे पहले भी जब आपकी सरकार रही, इतने वर्षों तक तो जम्मू के बारे में हमने कभी भी नहीं सुना जी। पहले अक्षय को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपको दूंगा मौका, क्यों नहीं?
और किस प्रकार से अभी तो जैसे बजट आज देश का बजट आया है तो उम्मीद तो यही थी कि चर्चा उस पर चलेगी, परंतु हम तो वेट कर रहे हैं कि 3 मार्च कब आएगा और कब जम्मू कश्मीर का बजट आता है, क्योंकि सुनने को मिला है कि 3 मार्च को जो है जम्मू कश्मीर का जो है बजट आने वाले हैं, तो उसके उम्मीद में है कि क्या मिलता है इस बार जम्मू को भी और क्या मिलता है कश्मीर को भी। तो ये एक बड़ा विषय रहेगा। टूरिज्म सेक्टर की प्रमोशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल हब भी जम्मू कश्मीर को बनाना चाहते हैं, ना केवल जम्मू को, जम्मू में तो है ही है परंतु कश्मीर में भी इंडस्ट्रियल सेटअप हो, इसकी क्या योजना सरकार ने की है ये भी हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर में एज सच अभी तक कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं एस्टेब्लिश हुआ है और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पोटेंशियल नहीं है। तो ये प्रश्न हम कश्मीर इस बार जो सरकार है उसके लिए छोड़ते हुए जा रहे हैं। बशीर साहब, कल ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरे पास आए हुए थे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट देवेंद्र चौधरी जी। उनका कहना है कि हमें एक बार सीएम उमर अब्दुल्ला से मिलने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि यहाँ पर 800 करोड़ रुपया टूरिज्म के लिए आया हुआ है। तो हमने कहा जम्मू कितने को गया? उन्होंने कहा कि 80 करोड़ रुपया आपको, 800 में से 80 करोड़ रुपया। मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि जम्मू के अंदर 1975 के बाद मानसर डेवलप हुआ, हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारे वक्त में हुआ। सुरईसर डेवलप हुआ, पत्नी टॉप डेवलप हुआ, कश्तवाड़ के अंदर भी काम हुआ, भद्रवा में भी काम हुआ। हाँ, विद इन रिसोर्सेज जो थे, रिसोर्सेज के हिसाब से। और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर जम्मू का नौजवान, जिस तरह इस बेटी ने ये कहा कि जम्मू के हवाले से मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ उन साथियों से जो ये कहते हैं कि किस सेक्टर में जो उसका हिस्सा थे गवर्नमेंटों का, कांग्रेस के साथ भी हुकूमत की, बीजेपी के साथ। तो मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, पक्षपात पे ही अब चर्चा होगी। पहली बात यह है कि 5 साल के बाद ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के बाद एक गवर्नमेंट बनी है। जिस तरह इस बेटी ने कहा कि इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट क्या होगा। मैं नहीं कहता हूं कि आसमान के तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन डिस्कशन करेंगे, जो रिसोर्सेज होंगे उनके सामने रख के उसको फ्रेम करेंगे। और आज की डेट पे चोरी नहीं हो सकती। आज जो ये सिस्टम है, जो आपका ये नेटवर्क है, जिस तरह ये सोशल मीडिया है, कोई चोरी हो नहीं सकती है। मैं दावे से कह सकता हूं कि चलिए गोपाल जी और रमनीक जी जवाब देंगे, क्योंकि बशीर जी का कहना है कोई मेरे साथ डिबेट कर ले, किसी सेक्टर में जम्मू खित्ते के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। रमनीक जी आप भी बताइएगा। देखिए, जहाँ तक जम्मू वर्सेस कश्मीर का ताल्लुक है तो ये आज का मुद्दा नहीं है, ये पिछले 75 साल का मुद्दा है। और अगर ये कहते हैं सुरईसर डेवलप हुआ, मानसर डेवलप हुआ, और ये खुद कह रहे हैं कि वहाँ रोड नेटवर्क नहीं है, तो क्या वो चीज़ें गायब हो गई रातों रात? तो जो डेवलपमेंट हुई तो वो वापस तो जा नहीं सकती है। क्या भदरवा के अंदर बहुत बढ़िया रोड नेटवर्क था पहले, जो अब खत्म हो गया? पंचारी हिल्स बहुत बढ़िया नेटवर्क था, वो खत्म हो गया। क्या जम्मू इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो अब फिर से डोमेस्टिक हो गया? तो ऐसा नहीं है, चीजें नहीं बनी थी। और एक चीज मैं बशीर साहब बहुत क्लैरिटी में कहना चाहूंगा, चूंकि मैं किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखता हूं, एक ऑनेस्ट बात कहूंगा कि जो आर्टिकल 370 था ना, अगर ये भेदभाव नहीं हुआ तो शायद ये भी ना जाता। और अगर इसे हमने पॉजिटिवली, क्रिएटिवली इस्तेमाल किया होता जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, तो आज जम्मू कश्मीर का हालात वो नहीं होते जो आज हैं, वैसा नहीं होता जी। तो बेसिकली ये भेदभाव था, ये आप इसे परसेप्शन माने, इसे रियलिटी माने, इट्स अप टू यू। लेकिन भेदभाव था, वो चाहे इंडस्ट्रीज को लेके था, वो चाहे टूरिज्म को लेके था। आप मुझे बताइए कि कटरा वैष्णो देवी का जो टूरिस्ट है, 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट है लगभग। रीसेंट पास तक जम्मू से कटरा की रोड का क्या हाल था? तो क्या सेंटर ने कभी पैसा नहीं दिया जम्मू कश्मीर को? तो ये जो जम्मू वर्सेस कश्मीर का एक मानसिकता थी, वो पहले भी थी, आज भी है, और इसमें नेगेटिविटी शायद दोनों तरफ से भी। लेकिन गोपाल पार्थर जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल जानना चाहती हूँ, क्योंकि देश का बजट था तो देश के अंदर जो बड़ी सरकारें रही और बड़ी पार्टियां रही उनकी चर्चा करना जरूरी था। जिस तरह से पहले भी हमारे साथ गेस्ट थे, यूपीए वर्सेस एनडीए, पूरे बजट को बना दिया गया। लेकिन अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट देखते हैं तो जिसके मुकाबले में 20 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, जो डाटा मैं आपके सामने रख रही हूँ वो जरा मैं आपको बताते चलूँ। 1 सितंबर 2023 को एक डाटा रखा गया
जिसमें बताया गया कि 20 साल पहले के मुकाबले सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है उसका आकार वित्त वर्ष 2023-24 में 8 गुना या फिर 856% से भी ज्यादा बढ़कर 45.03 लाख करोड़ रुपए हो गया। फिर ये कहा गया कि 2004 में बजट का जो आकार था वो 4.71 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें यहाँ पर सीएमआई जो अपना डेटाबेस सामने रखता है वो आंकड़े रखता है कि यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान जो वार्षिक बजट का आकार पेश किया वित्त वर्ष में 2014 में 231% बढ़कर और 15.59 लाख करोड़ रुपए ये हो गया था। लेकिन 2004 में जब यूपी की सरकार थी, 2004 से लेकर 14 के बीच में और 14 से 23 और 24 की मैं बात कर रही हूँ, 4 में यहाँ 4.71 लाख करोड़ रुपए था। तो कुल मिलाकर अगर हम यूपीए और एनडीए वर्सेस करके देखते हैं तो आज की सरकार कितना काम आगे बढ़कर कर चुकी है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब आपको बड़ा ख्वाब देखना है, बड़े ड्रीम्स लेने हैं, तो आपको खर्चा भी बड़ा करना पड़ेगा। तो जैसे हम बजट को बड़ा करते हैं तो जाहिर है हमें उधार भी ज्यादा लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो उससे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है। स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, जितने कोर सेक्टर्स हैं इनमें काम बढ़ता है। इनमें काम बढ़ता है तो उतने लेबर डेज क्रिएट होते हैं, उतनी पॉपुलेशन को आप रोजगार दे पाते हैं। और जैसे जैसे रोड नेटवर्क बनता है, आप देख लीजिए जम्मू के ताल्लुक से देख लीजिए, रिंग रोड के आसपास आप देखें नई कॉलोनीज बन रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो जाहिर है कि रियल एस्टेट भी बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलते हैं, नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो पूरी इकोनॉमी का एक रिपल इफेक्ट आता है, उससे पूरी इकोनॉमी ऊपर जाती है। बशीर साहब का कहना है कि जम्मू खित्ते के साथ कभी पक्षपात नहीं हुआ। देखिए, ये एक बहुत ही, बाकी जो इसमें बजट में मेन पॉइंट्स थे मेरे साथी मित्रों ने बताया और सब यहाँ डिस्कस कर लिया, डिस्कस वगैरह हुआ, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो इसी से रिलेटेड है कि भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। हम बात करें अगर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक इस बजट में आई गई है, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल और स्कूल्स में जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको पुस्तक जो है ई पुस्तक के माध्यम से मिलेगी। और उसके लिए हम पहली बार देखें कि बड़ी खुशी की बात है हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल में इंटरनेट फैसिलिटी होना। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं काम करके आया हूँ, मेरे को पता है वहाँ पे क्या कंडीशन होती है। वहाँ पे इंटरनेट की कंडीशन की वजह से जो है बच्चे, हम लैब्स की बात कर रहे हैं, अटल लैब्स पढ़ने की, लेकिन इंटरनेट बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर हम देखें मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा और हमारे रिसेंट जो गवर्नमेंट हमारी जम्मू कश्मीर की बनी और उसने अभी 575 वैकेंसीज निकाली थी और उसमें भारतीय भाषाओं को जो है एक बड़ा दरकिनार किया गया और वो भी भारतीय भाषाएं, अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया था। बिल्कुल, हमने किया था प्रोटेस्ट, और इसीलिए किया था कि जो भारतीय भाषा थी, जो हमारे जम्मू खित्ते में बोले जाने वाली भाषा थी, डोगरी थी। डोगरी की केवल 3 पोस्टें, हमारे जम्मू कश्मीर में 700 के लगभग हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, क्या 3 पोस्टें देना क्या जस्टिफिकेशन है? और हमारी भारत मूल की भाषा जो संस्कृत भाषा, उसकी 0 पोस्ट थी। हिंदी, जो हिंदी भाषा कहाँ नहीं बोले जाती है, पूरे देश भर में बोले जाती है। आज देश भर में संपर्क की कोई भाषा है तो वो हिंदी है। अगर कोई कश्मीर का कोई भी यहाँ पर जम्मू में आता है तो वो हिंदी में बात कर रहा है। हमारे जम्मू के यहाँ से कोई कश्मीर में जाएगा हिंदी में बात करेगा, लेकिन हिंदी की कितनी पोस्टें? 0 पोस्टें। ये रिसेंट ही उदाहरण है, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। ये भेदभाव, जम्मू के साथ भेदभाव का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। बशीर साहब फिर इसको जस्टिफाई करेंगे भेदभाव नहीं हुआ है। बशीर साहब फिर जस्टिफाई करेंगे कि भेदभाव नहीं हुआ है। मुझे बोलने दीजिए जी। ये जो 555 पोस्टें एडवर्टाइज की गई, ये क्रिएट नहीं किसी ने की, ये ऑलरेडी थी। ये इस सिस्टम के पीछे जो थी ना, ये क्या नाम है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, उस जमाने में मैं मौजूद थी। अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्रिएट की होती तो आप हमसे जवाब पूछते। ये उनसे पूछो जिन्होंने ये क्रिएट की थी, ये थी। और जब हमने प्रोसेस शुरू किया तो इनको एडवर्टाइज किया, जैसी थी वैसी एडवर्टाइज की। और अगर ये ऐसी थी तो उनको पूछिए जिन्होंने ये क्रिएट की थी और कब हुई थी क्रिएट। मुझे नहीं मालूम है किस जमाने में क्रिएट हुई थी, लेकिन ये मौजूद थी और इनको। लेकिन आप क्रेडिट तो ले रहे थे, आप किसकी ना क्यों कह रहे थे? ना आते ही स्कूल शिक्षा में ये कर दिया, तूफान ला दिया। मैं आपको बताता हूं, हाँ कर रही हैं। दूसरी चीज मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ जी कि टूरिज्म सेक्टर में
आपने तो एसपीओ का भी कुछ क्लेम कर दिया, जनाब एसपीओ की सैलरी सरकार ने हमने नहीं बढ़ा किया। दी। हम तो आज की डेट के ऊपर तो हम कर ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है, ये जो है आपका होम डिपार्टमेंट कर रहा है वहाँ का ये क्रेडिट ले रहे थे आपके हाँ जी, चीफ मिनिस्टर के यस हैंडलर ने। कमिटमेंट है कि उनके साथ जस्टिस किया जाएगा, लेकिन ये तो होम डिपार्टमेंट चूंकि एलजी साहब वहाँ से यहाँ तक के पुलिस की जो सैलरीज है वो वहाँ से आती हैं, होम मिनिस्ट्री से। जी हम कैसे कर सकते हैं? वो करेंगे तो करेंगे, जिस वक्त हमारे पास आ अच्छी जाएगा जी क्रेडिट लिया था। इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर ने क्रेडिट लिया था कि हमने इतनी पोस्टें क्रिएट किया, जब आप कह रहे कि वो आपने नहीं क्रिएट किया, फिर आपको यू टर्न लेना पड़ा होगा। मैंने कहा क्रिएट नहीं की, पहले मैं उनसे बहस करना चाहता हूँ, क्रिएट नहीं की, ये क्रिएट की गई थी और एडवर्टाइज की गई, ये क्रिएट नहीं की गई। नहीं, अक्षय बेहतर जवाब। बिल्कुल सकीना इत्तू जी ने बहुत प्राउडली कहा था कि हमने ये ट्वीट करके, और वो ट्वीट उनका जो है वहाँ पे होगा भी, बिल्कुल पड़ा है। और मैं ये बता दूं कि पहले गवर्नमेंट ने सिर्फ एडवर्टीज की थी, डिवीजन जो है वो बाद में हुई है, और डिवीजन किस बेसिस पे हुई है ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि डिवीजन जो है वो जी, तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत वेलकमिंग है कि भारतीय भाषाओं को जो है स्थान जो है वो सरकार ने दिया है। जी सर, यूथ से कनेक्टेड है, एजुकेशन से भी कनेक्टेड है। उन्होंने कहा कि नहीं हमने क्रिएट नहीं की, ये पहले से थी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की एक नोटिफिकेशन आती है जिसके अंदर मैं बात करूं, महाराजा हरि सिंह हायर सेकेंडरी की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू के अंदर है, जम्मू के शहर के बीचों बीच हायर सेकेंडरी है, वहाँ संस्कृत पास रखिए माइक, वहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही, वहाँ नई एक भाषा इंट्रोड्यूस की जाती है। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं है, वहाँ अरेबिक इंट्रोड्यूस करते हैं। जम्मू के अंदर अरबी पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने आप भी जानते हैं, वहाँ डोगरी की जरूरत ज्यादा थी और ये क्रिएट की गई पहले। वहाँ इन्होंने लेक्चर की नोटिफिकेशन निकालनी थी, अब जम्मू के कश्मीर के अंदर नहीं होगी आवश्यकता, लेकिन उन्होंने उसको सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र कहूंगा उस विषय के ऊपर, कि महाराजा हरि सिंह हाई सेकेंडरी के अंदर अरेबिक इंट्रोड्यूस की जाती है और उसके बाद एडवर्टाइज की जाती है कि हम ये पोस्टें 3 देने जा रहे हैं अरेबिक के अंदर। और ये जो कह रहे हैं ना कि नहीं ये पहले से नहीं था, ये बाद में थे, उसके बाद 15 पोस्टें मैं बात करूं, ठीक है, हिंदी की समय का भी अभाव है, वाइंड अप भी करना है। 3 पोस्टें संस्कृत की और एक म्यूजिक की, ये पोस्टें कैसे आई बाद में अगर नहीं थी पहले? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए, माइक से बोलिए प्लीज। मुझे बताएं, जो आप बात कर रहे हैं, जब ये आपकी एजुटेशन हुई, मैंने उस वक्त जो चैनल वालों को कहा कि मुझे बताओ कब क्रिएट हुई है, पुरानी क्रिएट की हुई है, और एक भी पोस्ट जो है हमारी गवर्नमेंट के वक्त क्रिएट साहब सवाल ये उठा, आप क्रेडिट लेते हो तो तब हवा मिलती है, मैंने कहा तब हवा मिलती है। मेरा साथी अगर कोई क्रेडिट लेने की बात करता है तो क्रेडिट तो ठीक है, बात नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर चलो का ट्वीट, रिकॉर्ड देखिए, आप कम अप विद द रिकॉर्ड। अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि कब की क्रिएशन है तो मैं आपके साथ बात करूंगा। आई चैलेंज के ये पुराना क्रिएशन है। अरेबिक पढ़ने वालों पर सवाल उठा है कि जम्मू डिवीजन के अंदर 2017 की पोस्टें थी, 2017 की पोस्टें थी। बड़ा प्राउडली कहा था कि हमने आते ही लोगों को रोजगार दिया है, प्राउड एडवर्टाइज किया, इसलिए किया कि हमने कहा कि इनको फिल करो, बस दैट इज ऑल। ठीक है, हमने इनको एडवर्टाइज किया। और जब तमाम मेहमान आज हमारे साथ बजट सेशन में जुड़े, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा हर एक जगत से हमारे साथ मेहमान जुड़े, जिन्होंने अपनी बातों को साझा किया और बताया कि आज का बजट किस तरह से रहा पूरे देश के अंदर, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात भी आज हो गई। लेकिन बजट के अंदर विनोद जी आपने देखा कि तमाम जो बड़ी बातें थी, हाईलाइट्स को सामने रखा गया, और अब आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का बजट किस तरह से रहेगा, हर किसी की अब निगाह उसी पर टिकी हुई है, नजर इसी पर टिकी हुई है कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वो क्या कुछ लेकर आएगी। फिलहाल आप देखते रहिएगा।